अरे भाई भैया टॉपिक लास्ट आपके पास है हाइड्रोग्राफ शुरू होना है तो लास्ट टॉपिक आपके पास है फ्लड चल रहा है फ्लड पे चल रहा है टॉपिक सो नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग चला अब एक टॉपिक हां हेडिंग डालो रखो हां तो ये सारे कंपोनेंट है आपके पास वाटर साइकिल प्रेसिपिटेशन था इवेपोरेशन था इनफिल्ट्रेशन इवेपोट्रांसपिरेशन ट्रांसपिरेशन इनिशियल लॉसेस फिर आया था फ्लड भी आया था और अभी लास्ट क्या आता है रनऑफ आता है ना रनऑफ की बात करेंगे तो एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपका ना रनऑफ में हाइड्रोग्राफ कवर होगा तो रनऑफ में कवर होगा हाइड्रोग्राफ के बारे में सो ये टॉपिक नेक्स्ट रनऑफ का मतलब पता है क्या मतलब होता है रनऑफ का बताओ पानी का ड्रेन अवे होना और किसकी तरफ जाना रिवर स्ट्रीम्स की तरफ जाएगा ड्रेन अवे होगा पानी किस तरफ मूव करेगा वाटर बॉडीज की तरफ मूव करेगा इसको कहते हैं रनऑफ दो तरह के रनऑफ होंगे आपके पास एक होगा पानी को ड्रेन अवे होकर ड्रेन आउट होकर मूव करके जाना है किधर रिवर स्ट्रीम्स की तरफ इसके जाने के दो तरीके हैं एक तो सरफेस पे से जाए ग्राउंड की सरफेस के ऊपर से मूव कर रहा है पानी और किधर मूव कर रहा है वाटर बॉडीज की तरफ जा रहा है इसे कहेंगे सरफेस रनऑफ दिस इज सरफेस रनऑफ और एक होता है सब सरफेस रनऑफ सब सरफेस रनऑफ का मतलब है पहले पानी कहां जाएगा ग्राउंड के अंदर जाएगा और ग्राउंड के अंदर से किसकी तरफ मूव करेगा वाटर बॉडीज की तरफ मूव करेगा सब सरफेस रनऑफ सब सरफेस एक होता है सुपर स्ट्रक्चर दूसरा होता है सब स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर मतलब वो पार्ट जो कि कहां पर है ग्राउंड के नीचे है दैट पार्ट व्हिच इज बिलो द ग्राउंड सरफेस ग्राउंड सरफेस से नीचे जो पार्ट है उसी को बोलते हैं जैसे फाउंडेशन है फाउंडेशन वो पार्ट होता है जो कि ग्राउंड सरफेस से नीचे है तो सब का मतलब है ग्राउंड से नीचे की बात हो रही है तो पहले सब सरफेस इवेपोरेट सरफेस रनऑफ का मतलब क्या है कि पानी कहां से मूव कर रहा है ग्राउंड के ऊपर से मूव कर रहा है किसकी तरफ वाटर बॉडीज की तरफ ये तो देखा होगा आपने और दूसरा होता है सब सरफेस यानी कि पहले पानी कहां गया ग्राउंड के नीचे गया और ग्राउंड के नीचे से हमने बताया पानी ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे नीचे वर्टिकली जाएगा डाउनवर्ड पानी एक्स डायरेक्शन में मूव करता है वाई में मूव करता है और जेड डायरेक्शन में भी मूव करता है ग्राउंड सॉइल के अंदर से ग्राउंड के नीचे सॉइल है ना पानी ग्राउंड के नीचे से जब सॉइल में एंट्री लेगा सॉइल में एंट्री लेने के बाद पानी एक्स डायरेक्शन में जाएगा वाई में भी जाएगा जेड में जाएगा तो जो पहले ग्राउंड के नीचे गया ग्राउंड के नीचे जाने पे पानी किसकी तरफ मूव कर रहा है वाटर बॉडी की तरफ मूव कर रहा है वाटर बॉडी की तरफ मूव कर रहा है दैट इज व्हाट इज सब सरफेस रनऑफ सब सरफेस रनऑफ अब सब सरफेस रनऑफ के भी दो पार्ट होंगे सब सरफेस रनऑफ के दो पार्ट हैं एक है आपके पास में प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो सीपेज प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो या फिर सीपेज और दूसरा होता है आपके पास में बेस फ्लो दूसरा क्या कंपोनेंट है बेस फ्लो है सेकंड कंपोनेंट है बेस फ्लो इनके बारे में देखना डिटेल में क्या चीज है ठीक है सो रनऑफ का मतलब क्या है ड्रेनिंग अवे ऑफ वाटर पानी का ड्रेन अवे होना अर्थ के सरफेस पे से किसकी तरफ वाटर बॉडीज की तरफ इसको रनऑफ कहते हैं इसके दो तरीके हैं एक है सरफेस पे से मूव करे तो सरफेस रनऑफ और दूसरा क्या तरीका होता है सब सरफेस रनऑफ हो जाएगा सेकंड तरीका क्या होगा आपके पास सब सरफेस रनऑफ हो जाएगा आपके पास का सेकंड तरीका तो आया समझ में चलो एक सेकंड सो हेडिंग डालो जरा क्या राइट डाउन द हेडिंग दैट इज रनऑफ हेडिंग
अलग ही तो चल रहा है इनका मतलब ये कर अब नहीं मोटे जितने दोनों नहीं आए थे एक ही तो क्या आया था उसका हैंडल उसका दिन दोनों क्या है याद है अगले दिन संडे हुआ नहीं सैटरडे को तो क्या है ये सैटरडे तो ये क्यों नहीं पक्का पूछ ले वो क्या है अरे नहीं ऐसे ही पीछे संडे गए इसी के बाद से आ नहीं बाकी गाँव में भैया पूजा है उसका अगले दिन तो आया नहीं संडे में उस दिन ही आया था अगले दिन जब मैंने ऑर्डर मैंने यूनिवर्सिटी में जाता क्या है आपके पास है रनोफ? हां it is flowing away of water. It is flowing away. It is flowing away of water. It is flowing away of water as it reaches the surface. As it reaches the surface. It is flowing away of water as it reaches the surface. As it reaches the surface. अभी वो classification. Because it is broadly classified. It is broadly classified into two parts. Broadly classified into two parts. It is broadly classified into two parts. First देखो first आपके पास first part देखो subsurface ठीक है सबसरफेस रनऑफ का मतलब है समझ में क्या मतलब कि पानी पहले कहां पर गया ग्राउंड के नीचे गया ग्राउंड के नीचे जाने के बाद वो किसकी तरफ मूव कर रहा है वाटर बॉडीज की तरफ मूव कर रहा है और सरफेस का मतलब सरफेस के ऊपर से जा रहा है पानी फ्लो करके वाटर बॉडीज की तरफ सरफेस रनऑफ का मतलब क्या है कि सरफेस के ऊपर से जा रहा है सबसरफेस का मतलब सरफेस के नीचे से उधर की तरफ मूव कर रहा है ठीक है सबसरफेस रनऑफ है ना फर्स्ट सबसरफेस रनऑफ को भी पता है दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है एक आपके पास में बेस फ्लो दूसरा कौन सा सीपेज वाला कंपोनेंट एक हो जाता है फर्स्ट हेड डालो उसमें बेस फ्लो देखो the delayed movement of water the delayed movement of water into streams the delayed movement of water into streams essentially as groundwater the delayed movement of water into streams essentially as groundwater it is also called groundwater runoff. It is also called groundwater runoff or delayed flow आगे तो क्या मतलब था बेस फ्लो का है समझ में बेस फ्लो का मतलब है इट इज एसेंशियली द मूवमेंट ऑफ द वाटर इनटू द स्ट्रीम्स एसेंशियली द ग्राउंड वाटर मतलब क्या है कहने का कि भाई जब पानी ग्राउंड के नीचे से मूव करता है देखो जैसे ये थी आपके पास में क्या ग्राउंड सरफेस थी ये ग्राउंड सरफेस है यहां से पानी जा रहा है ग्राउंड के नीचे पानी गया ग्राउंड के नीचे ये पानी जा रहा है ग्राउंड के नीचे ठीक है पानी गया ग्राउंड के नीचे जाने के बाद में ये क्या है आपके पास में वाटर बॉडीज कोई भी वाटर बॉडी मान लो इधर जो भी मान लो ये वाटर बॉडी थी कोई भी वाटर बॉडी थी यहां से पानी गया ग्राउंड के नीचे कुछ पानी ऐसा होगा देखो ग्राउंड के नीचे क्या होगा आपके पास में कुछ पर्टिकुलर डेप्थ पे आपको वाटर मिलना शुरू हो जाएगा ग्राउंड के नीचे इसको बोलते हैं वाटर टेबल जहां पे जिस लेवल पे आपको वाटर मिलना शुरू हो जाए ग्राउंड के नीचे क्या बोलते हैं वाटर टेबल सो बेस फ्लो का मतलब है कि पानी कहां पे पहुंचा पहले वाटर टेबल पे गया और अब किधर की साइड मूव कर रहा है वाटर बॉडी की तरफ मूव करना शुरू कर रहा है इसको बोलते हैं बेस फ्लो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है
इतना जल्दी नहीं होगी प्रोसेस की पहले पानी उधर पहुंचेगा फिर उधर पहुंच जाएगा, टाइम लगता है इस प्रोसेस में। इसीलिए क्या बोल रहे हैं डिलेड फ्लो बोल रहे हैं, डिलेड। देखो लिखा डिलेड फ्लो, डिलेड फ्लो का मतलब बहुत टाइम लग रहा है प्रोसेस में, बहुत टाइम लग रहा है इस प्रोसेस को होने में। पहले नीचे जा रहा है पानी किसकी तरफ, वाटर टेबल की तरफ, देन किसकी तरफ जाएगा, स्ट्रीम्स की तरफ, स्ट्रीम्स की तरफ जाएगा, वाटर बॉडीज की तरफ जाएगा। तो पानी स्ट्रीम्स की तरफ जा रहा है, वाटर बॉडीज की तरफ जा रहा है, ग्राउंड वाटर की तरफ से। तो ग्राउंड वाटर का मतलब क्या होता है कि वो पानी जो कि ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। ये पूरा एनवायरनमेंट का टॉपिक है ग्राउंड वाटर, ग्राउंड के नीचे से पानी निकालते हैं एनवायरनमेंट में, तो ग्राउंड वाटर आया समझ में पानी, इसको बोलते हैं बेस फ्लो। प्रोसेस में लगता है टाइम बहुत ज्यादा, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको डिलेड फ्लो कहते हैं। अब एक होगा क्या, एक होगा आपके पास में कि कुछ पानी ऐसा होगा जो बहुत जल्दी जैसी एंट्री ली ना इधर से एकदम से किसकी तरफ मूव करेगा, वाटर बॉडीज की तरफ मूव करेगा, इसको बोलते हैं सीपेज। सीपेजेस ये क्या है आपके पास कंपोनेंट सीपेज, और इस प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है, इस प्रोसेस में सीपेज में क्या लगता है बहुत कम टाइम लगता है। तो दोनों में प्रकार समझ में, दोनों हो तो ग्राउंड के नीचे से ही रहे हैं, ग्राउंड के नीचे से दोगे दोनों, लेकिन एक में तो बहुत समय लगा और दूसरे में कम समय लग रहा है। इसमें ज्यादा समय लगा उसको क्या बोलते हो डिलेड, और जिसमें कम समय लग रहा है उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा नाम क्या है प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत क्विक, प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है जानने की नहीं, क्विक होता है मतलब क्विक मतलब जल्दी जा रहा है उसकी तरफ, आया समझ में। ये दोनों चीज आ गई समझ में, बताओ ये मतलब था। सो रन ऑफ का मतलब क्या है ड्रेनिंग अवे ऑफ वाटर टुवर्ड द स्ट्रीम्स। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक है सरफेस दूसरा है सब सरफेस। सब सरफेस के दो कंपोनेंट आ गए, एक हो गया बेस फ्लो और दूसरा सीपेज वाला, सीपेज वाला। ये मतलब था आपके पास डायग्राम में हमारी। सो फर्स्ट देखा तो डिलेड मूवमेंट ऑफ वाटर। देखो डिलेड मूवमेंट का मतलब डिलेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा, टाइम लगेगा बहुत ज्यादा स्ट्रीम्स की तरफ जाने में। The delayed movement of the water into the streams essentially is the ground water. It is also called as the groundwater runoff या फिर base flow या फिर delayed flow. Next study to next. एक तो हो गया ना बेस फ्लो, सेकंड इनको प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, PROMPT प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो लिखो। the infiltered water which literally moves, the infiltered water which literally moves through upper layer of the soil, through upper layer of the soil, through upper layer of the soil and reaches to the streams, It is also called seepage. It is also called seepage या फिर quick return flow, okay, quick return बताओ आया समझ में, ये आया समझ में इसके बारे में कि क्या मतलब है सीपेज बारे में। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो मतलब बहुत जल्दी, सो दैट वाटर जो इनफिल्टर्ड वाटर, पहली बात तो इनफिल्टर्ड पानी तो होगा, इनफिल्टर्ड का मतलब है जो पानी ग्राउंड के नीचे पहुंच गया, ग्राउंड सरफेस से एंट्री सॉइल के अंदर, इसी को तो बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्टर्ड पानी जो कि लेटरली मूव करेगा, ऑब्वियसली पानी को किधर जाना होगा, लेटरल डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा स्ट्रीम्स की तरफ जाने के लिए, या ऐसे वर्टिकल जाएगा तब भी पहुंच जाएगा स्ट्रीम्स में। पानी को किधर जाना पड़ेगा, लेटरली जाना पड़ेगा। सो लेटरली मूव कर रहा है किसकी तरफ, वाटर स्ट्रीम्स की तरफ, वाटर बॉडीज की तरफ, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या सीपेज, और ये बहुत जल्दी होती है प्रोसेस, इसलिए क्विक फ्लो बोल रहे हैं इसको। देखो क्विक या फिर प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, आया समझ में पानी। चलो ठीक है आगे को थर्ड। अब एक तो हो गया सब सरफेस वाला, नेक्स्ट आपके पास है सरफेस वाला।
Next is surface. Surface में लिखो जरा. This water flows all over the time. ऐसे लिखो this water flows all the time. ऐसे लिखो this water flows all the time. This water flows all the time over the surface. This water flows all the time over the surface and reaches the catchment outlet. 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 It is also called overland flow. Overland flow. It is also called overland flow. It is also called overland. चलो ठीक है. So ये just basic पता है इसके बारे में ना कि भाई इसकी तरह कंपोनेंट रहेगी. अभी को नेक्स्ट. एक नंबर देखो जरा. ओवरलैंड फ्लो क्यों कह रहे हैं क्योंकि पूरे के पूरे टाइम किसके ऊपर फ्लो होगा सरफेस के ऊपर ना सरफेस के ऊपर फ्लो करता रहेगा पूरे टाइम इसलिए क्या बोलते हैं ओवरलैंड तो सरफेस रन ऑफ हो गया सब सरफेस रन ऑफ हो गया ये सारे पॉइंट्स आ गए नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके पास अब देखो जरा जैसे रन ऑफ का मतलब होता है कि पानी जा रहा है स्ट्रीम की तरफ मूव करके अब किसी पानी को स्ट्रीम की तरफ मूव करने में कितना समय लगता है पानी को स्ट्रीम की तरफ मूव करने में कितना समय लगेगा इस बेस पे आपने रन ऑफ को फर्दर क्लासिफाई किया है ये बेस तो ये जो क्लासिफिकेशन थी वो तो किस बेसिस पे थी पानी जा किधर से रहा है ग्राउंड के ऊपर से जाता है फिर ग्राउंड के नीचे से जाता है अब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं किस बेस पे कि टाइम कितना लगता है टाइम कितना लगेगा स्ट्रीम की तरफ जाने में इस बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सो इस बेस पे एक बार आपके पास में क्या डायरेक्ट रन एक क्या होगा डायरेक्ट रन ऑफ होगा एक बेस फ्लो होगी आपके पास में बेस फ्लो के डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब है कि वो पानी जो कि बहुत बहुत कम समय लगाता है किसकी तरफ जाने में वाटर बॉडीज की तरफ मूव करता है वो पानी जो कि बहुत कम समय लगाता है वाटर बॉडीज की तरफ जाने में वो रन ऑफ का पार्ट जो कि बहुत कम समय में पहुंच जाएगा कहां पे वाटर बॉडीज की तरफ इसको क्या बोलते हैं डायरेक्ट और जो बहुत ज्यादा समय लगाता है हां बेस फ्लो वो क्या होगा आपके पास सो दो क्लासिफिकेशन आ गई डायरेक्ट रन ऑफ एंड बेस फ्लो जो बहुत कम समय लगाता है दैट इज डायरेक्ट रन ऑफ और जो ज्यादा समय लगाता है बेस फ्लो तुमने पढ़ी लिया अभी बेस फ्लो तो पढ़ लिया ना अभी डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब है डायरेक्ट रन ऑफ में कौन-कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं डायरेक्ट रन ऑफ का मतलब है जो कि बहुत कम समय लगा है उधर जाने में इसमें कौन-कौन से कंपोनेंट आ सकते हैं एक तो सरफेस फ्लो आ जाएगा सरफेस फ्लो को ग्राउंड के ऊपर जो पानी फ्लो करता है ना उसको बहुत कम समय लगता है स्ट्रीम की तरफ जाने में भाई डायरेक्ट रन ऑफ वो कंपोनेंट है रन ऑफ का जिसको जो कि बहुत जल्दी मिल जाएगा किसमें जाके वाटर बॉडीज में अब ऐसे कौन-कौन से कंपोनेंट थे एक तो सरफेस वाला जो था ओवरलैंड फ्लो उसको बहुत कम समय लगता है एक सीपेज वाला भी तो था सीपेज वाले को बहुत कम समय लगता था ना सो डायरेक्ट रन ऑफ के अंदर एक तो ओवरलैंड फ्लो हो गया दूसरा सीपेज हो जाएगा एंड ऐसा भी तो कुछ पानी होगा जो कि डायरेक्टली ऐसे भी तो कुछ बारिश होगी जो कि डायरेक्टली उस सोर्स के ऊपर ही गिर रही होगी वाटर बॉडी के ऊपर गिर रही होगी वो भी तो बहुत जल्दी मिक्स हो जाएगी ज्यादा वहां पर आएगा नहीं आएगा बताओ आया समझ में सो ये सिस्टम है आपके पास तो तीन चीजें आ गई इसके अंदर डायरेक्ट रन ऑफ में जो ओवरलैंड फ्लो दूसरा सीपेज वाला कंपोनेंट है जो डायरेक्टली उसी के ऊपर गिरी है वाटर बॉडी के ऊपर गिरी है तो तीन कंपोनेंट आ गए आपके पास अभी नहीं बोलेंगे चलना लास्ट तक हमें सो अगर टोटल रन ऑफ पूछा जाए इट विल बी इक्वल टू डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो आया नहीं समझ तो टोटल रन ऑफ पूछ रहे हैं किसके बराबर होगा बेस फ्लो प्लस डायरेक्ट रन ऑफ हो जाएगा डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो डायरेक्ट रन ऑफ में आपके पास में
सरफेस भी आपने कवर कर लिया, सीपेज भी आ गया और डायरेक्टली जो उसके ऊपर गिरा था वो भी आ गया। बताओ और बचा क्या था? फिर बेस फ्लो बचा था, बेस फ्लो आपने अलग से लिख दिया। तो डायरेक्ट टोटल रन किसके बराबर होगा? टोटल रन इज इक्वल टू डायरेक्ट रन प्लस बेस फ्लो हो जाएगा। ठीक है ठीक है, तो आया नहीं आया समझ? चलो लिखो, लिखो आगे, लिखो बस लिखो डायरेक्ट रन का एक मारो, डायरेक्ट लिखो डायरेक्ट रन। The portion of the runoff which enters, the portion of the runoff which enters immediately into the portion of the runoff which enters immediately into the river streams, the portion of the runoff which enters immediately into the river streams, into the river streams, आया समझ में? वो पोर्शन रनऑफ का जो कि इमीडिएटली किसकी तरफ मूव करता है? रिवर स्ट्रीम्स की तरफ मूव करता है ना। आगे लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ सरफेस रनऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ सरफेस, इट कंसिस्ट ऑफ सरफेस रनऑफ कॉमा प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो and rainfall and rainfall and rainfall over the and rainfall over the stream surface, and rainfall over the stream surface, and rainfall over the stream surface, and rainfall over the stream। आया समझ में? तीनों लिखे। डायरेक्ट रनऑफ वो पार्ट जो कि इमीडिएटली किसकी तरफ जाएगा, बहुत मतलब बहुत जल्दी जाएगा किसकी तरफ? वाटर बॉडीज की तरफ। जैसे कि एक तो सरफेस वाला हो गया और सीपेज हो गया, और रेनफॉल ओवर द सरफेस वाटर बॉडी के ऊपर ये अगर रेनफॉल होगा तो बताओ। देखो देखो, डायरेक्ट रनऑफ इज इक्वल टू डायरेक्ट रनऑफ इज इक्वल टू सरफेस रनऑफ, डायरेक्ट रनऑफ इज इक्वल टू सरफेस रनऑफ प्लस प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो। आया समझ में? डायरेक्ट रनऑफ में कौन-कौन सी चीजें थी जो कि सरफेस रनऑफ, सरफेस के ऊपर से जा रहा है फ्लो करके, और सीपेज एंड जो डायरेक्ट बारिश उसी के ऊपर गिर रही है, जो डायरेक्ट बारिश उसी के ऊपर गिर रही है तो वो भी तो सरफेस से जा रही है या वो अंदर से पहुंच गई? वो भी तो सरफेस के ऊपर से जाएगी रिवर स्ट्रीम के अंदर। सो सरफेस रनऑफ में हमने दोनों कंसीडर करते हैं, जो लैंड के ऊपर से फ्लो करके जा रहा है, दूसरा वो बारिश जो भी डायरेक्टली किसके ऊपर गिर रही है? वाटर बॉडी के ऊपर गिर रही है। और बचा क्या फिर आपके पास? बस सीपेज बच गया ना, उसको अलग से लिख लिया। सो डायरेक्ट रनऑफ इज इक्वल टू व्हाट? सीपेज, सॉरी सरफेस रनऑफ प्लस सीपेज। आया समझ में पॉइंट्स? बताओ इसमें डाउट है कोई इस वाले पॉइंट में? दिक्कत कुछ किसी तरह की? और ये क्लियर है वाला पॉइंट? जैसे डायरेक्ट रनऑफ मतलब वो कंपोनेंट जो कि बहुत जल्दी जाकर मिलता है किसमें? वाटर बॉडी से इमीडिएटली जो जाता है, मतलब बहुत कम समय में पहुंचाएगा। ऐसे कौन-कौन से कंपोनेंट होंगे? एक तो ओवरलैंड फ्लो जो होता है, जो कि वो फ्लो जो कि सरफेस के ऊपर फ्लो करके जा रहा है किधर? वाटर बॉडीज की तरफ, उसको बहुत कम समय लगता है। एक आ गया आपके पास है सीपेज वाला कंपोनेंट, एक आ गया आपके पास वो बारिश जो भी डायरेक्टली इसके ऊपर गिर रही है, वाटर बॉडी के ऊपर ही गिर रही है। ये तीनों चीज आई के पॉइंट लिखा हुआ है ना, लिखा था ना पॉइंट अभी। अब सरफेस रनऑफ प्लस प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, इसको आप क्या बोल रहे हो? डायरेक्ट रनऑफ बोल रहे हो। डायरेक्ट रनऑफ में तीन कंपोनेंट थे, कौन-कौन से कंपोनेंट थे? जो कि सरफेस के ऊपर से फ्लो करके जा रहे हैं, दूसरा बारिश उसी के ऊपर जो गिर रही है डायरेक्टली, एंड तीसरा सीपेज वाला कंपोनेंट। लेकिन जो बारिश उसी के ऊपर गिर रही है डायरेक्टली सोर्स के ऊपर, वो भी तो सरफेस से एंट्री ले रही है। तो क्या हम उसको सरफेस रनऑफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं? बताओ डाल सकते हैं या डाल सकते हैं? तो इसीलिए आपने यहाँ पे क्या लिखा है? डायरेक्ट रनऑफ इज इक्वल टू व्हाट? सरफेस रनऑफ प्लस प्रॉम्प्ट। सरफेस में आपने दोनों कवर कर दिए। सरफेस में आपका जो बारिश डायरेक्टली उसके ऊपर गिरी थी वो भी आ गई, एंड जो सरफेस से फ्लो करके जा रही थी वो भी तो आ गई। अब आया समझ में चीज क्या मतलब? और चलो ठीक है, देखो आगे देखो। टोटल रनऑफ इज इक्वल टू
इसके बराबर होगा टोटल रन ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ प्लस बेस फ्लो, डायरेक्ट रन ऑफ प्लस that will be equal to direct runoff plus base flow, direct runoff plus base flow हो जाएगा। अब base flow तो ऑलरेडी डिफाइन कर ही रखा है, base flow तो डिफाइन कर लिया है अलग से, तो उसको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है खुदा यहाँ पर, वो तो ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। ठीक, चलिए ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो जरा, effective rainfall, effective rainfall या फिर एक्सेस रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल, इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल। क्या मतलब है इसका इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल? तो लिखा होगा तुमने पहले, क्या मतलब होता है इसका? ज्यादा तो बारिश ज्यादा अमाउंट में हो जाती है, कितनी ज्यादा अमाउंट में? मतलब तो अगर बाढ़ हो गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिर क्लासेस कहाँ लगेगी तुम्हारी? दूसरी मंजिल पे? छत पे? तो क्या मतलब है इफेक्टिव रेनफॉल या एक्सेस रेनफॉल का? एक अमाउंट से ज्यादा वो बारिश जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट हो रही है रन ऑफ के अंदर, वो बारिश जो कि किस में कन्वर्ट हुई है? रन ऑफ में। सारी बारिश तो कन्वर्ट नहीं होती ना रन ऑफ में, सो वो बारिश जो कि रन ऑफ में कन्वर्ट हो रही है उसको क्या बोलते हैं? इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल। अब कैसे निकालेंगे इसको? कितनी बारिश कन्वर्ट हुई है रेनफॉल में, सॉरी रन ऑफ में, कितनी बारिश कन्वर्ट हुई है रन ऑफ में? अब सिंपल निकाल सकते हैं, बारिश में से लॉसेस को माइनस कर दो, बारिश जितनी हुई थी उसमें से लॉस को माइनस कर दो, जो बचेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रन ऑफ में। यही चलता है पहले से कॉन्सेप्ट कि भाई जब बारिश होती है बहुत सारे लॉसेस होते हैं, लाइक इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, बहुत सारे तरह के लॉसेस है आपके पास में, तो जो बच जाएगा वो किसके बराबर होगा? रन ऑफ के बराबर होगा। तो बारिश में से लॉस को माइनस कर दो, जो बचेगा वो क्या होगा आपके पास? रन ऑफ होगा। और रन ऑफ बोल रहे हो तुम वॉल्यूम के टर्म्स में, इसको तुम डेप्थ के टर्म में लिख दो, इफेक्टिव रेनफॉल दैट रेनफॉल व्हिच इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू व्हाट, जो कि किसमें कन्वर्ट हो गई है? रन ऑफ में कन्वर्ट। वो बारिश जो कि रन ऑफ में कन्वर्ट हुई है इसको क्या बोल रहे हो? इफेक्टिव रेनफॉल कह रहे हो, फिर एक्सेस रेनफॉल कह रहे हो। अब कैसे लिखेंगे इसे? रेनफॉल माइनस लॉसेस इज इक्वल टू पी इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल। इनफैक्ट इसको पी इफेक्टिव को पूरा लिख लो ना, क्या मतलब है इसका? इफेक्टिव ठीक। अब जैसे हमें लॉसेस माइनस करने हैं, लॉसेस यानी कि है क्या इफेक्टिव रेनफॉल या फिर एक्सेस रेनफॉल? वो बारिश जो कि किसमें कन्वर्ट हुई है? रन ऑफ में कन्वर्ट हुई है। इसमें से लॉस को माइनस कर दो। ये तो पहले लिखा था तुमने, क्या मतलब स्टार्टिंग में बताया हुआ सबसे पहले, एक क्वेश्चन भी करवा रखा है इसके ऊपर एक कि रन ऑफ को दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बारिश कितनी रन ऑफ में कन्वर्ट हुई है, तो रन ऑफ कोएफिशिएंट के फॉर्म में डिफाइन कर दो। रन ऑफ कोएफिशिएंट में भी कराया था ना, एक आपने फॉर्मूला लिखा था, रन ऑफ डिवाइडेड बाय रेनफॉल इज इक्वल टू रन ऑफ कोएफिशिएंट, लिखा था फॉर्मूला ऐसा कुछ? हां लिखा था, आ रहा है यार बताओ। एक क्वेश्चन भी करवाया होगा इसके ऊपर कि भाई लॉसेस बताइए कितने लॉसेस हो गए आपके, या फिर ऐसे बताया था कि बताओ कितने आपके पास में रन ऑफ कितना प्रोड्यूस हो रहा है या फिर रन ऑफ कोएफिशिएंट कितना है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाया सबसे पहले चैप्टर में, प्रेसिपिटेशन वाले एक क्वेश्चन था ऐसा। तो भाई तो सेम चीज चल रही है यहां पर भी। सो लॉसेस लिखने में सिंपल कैसे लिख सकते हैं? लॉसेस बारिश जितनी भी हुई है, बारिश माइनस लॉसेस कैसे लिखेंगे? लॉसेस सिंपली जो कि पार्ट लॉस्ट हो चुका,
जो कि रन ऑफ क्रिएट नहीं कर रहा है। जो रन ऑफ क्रिएट नहीं कर रहा है वो पार्टी तो है आपके पास, वही तो लॉसेस है जो कि रन ऑफ क्रिएट नहीं कर रहा है। जैसे सिंपल क्या हो सकता है आपके पास में, सपोज फाइंड x आपको दे रखा है। फाइंड x का मतलब पता है हमें क्या होता है? फाइंड x का क्या मतलब था? फाइंड x का मतलब था कि किस एवरेज रेट से इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है। फाइंड x यही तो था, एवरेज रेट ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन। डब्ल्यू इंडेक्स भी वही चीज थी और फाइंड x भी वही चीज थी कि किस एवरेज रेट से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। आप कांस्टेंट मान रहे थे पूरी ड्यूरेशन में। पूरी ड्यूरेशन में हमने इन्फिल्ट्रेशन रेट को क्या मान लिया था? कांस्टेंट मान लिया था, बट एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता। एक्चुअली कांस्टेंट नहीं होता, दैट विल वेरी। वो वेरी करेगा कंटीन्यूअसली विद द टाइम। कौन-कौन से फैक्टर्स के साथ वेरी करता है वो पॉइंट लिख रखा है। वेरी करता है एक्सपोनेंशियली, डिक्रीज होता रहता है और बाद में आके कांस्टेंट हो जाती है। लगभग वैल्यू मान लो। सपोज करो आपके पास में 5 है, किसकी वैल्यू? 5 वैल्यू है फाइंड x। 5 क्या है आपके पास में? फाइंड x है। सपोज फाइंड x की वैल्यू दे रखी है आपको 5 mm पर आवर। 5 mm पर आवर। अब बताना जरा उससे, सपोज करो मैंने एक आगे भाई 5 घंटे तक बारिश है। 5 घंटे तक बारिश चली। 5 घंटे में सपोज करो 50 mm बारिश होगी। 50 mm तक कितनी बारिश होगी वहां पे? 5 घंटे बारिश चली। 5 घंटे में कितनी डेप्थ हुई बारिश की? 50 mm। 50 mm। अब सपोज करो फाइंड x आपको दे रखा है 5 mm पर आवर। 5 mm पर आवर। तो ये बताओ टोटल कितना पानी इन्फिल्ट्रेट करते हैं? 5 mm। टोटल कितना पानी इन्फिल्ट्रेट करा? 25। भाई 1 घंटे में 5 mm पानी इन्फिल्ट्रेट करा है। फाइंड x का मतलब यही होता है, एवरेज रेट ऑफ द इन्फिल्ट्रेशन। हां, फाइंड x मतलब एवरेज रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। 5 mm पर आवर दे रखी है वैल्यू, तो 5 घंटे तक बारिश चली। 5 घंटे में कितना पानी इन्फिल्ट्रेट कर जाएगा टोटल? 25। कैसे पता करा तुमने चीज? 5 into 5। 1 घंटे में 5 फिल्टर होता है तो 5 घंटे में 5 into 5 हो जाएगा। बारिश कितनी हुई थी? 50 mm। सो बारिश में से माइनस कर दो। ये पानी तो लॉस हो चुका ना, ये पानी तो लॉस हो चुका है, रन ऑफ थोड़ी क्रिएट करेगा। आया नहीं आया समझ में? सो क्या बचा? 25 ही तो बचा आपके पास। 25 बचा, कैसे निकालोगे वैल्यू लोग? बारिश माइनस लॉसेस इज इक्वल टू रन ऑफ, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? इफेक्टिव रेट या फिर एक्सेस रेट। बताओ अब कैसे लिखा हमने लॉसेस का फॉर्मूला? 5 into d। यही तो करा तुमने अभी। 5 into 5 करा तुमने। 5 क्या था? 5 था। और d क्या था? ड्यूरेशन थी बारिश की। d ड्यूरेशन ही तो थी बारिश की, 5 घंटे। सो 5 into d। बताओ आया नहीं आया समझ में? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? p minus 5 into d को लिख सकते हो। p minus 5 into, मतलब लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? भाई 5 फाइंड x है, d है ड्यूरेशन ऑफ द रिपोर्ट। तो टोटल मान लो 5 घंटे बारिश हुई 50 मिनट। 1 घंटे में 5 mm पानी फिल्टर हो गया है। फाइंड x बता रहे हैं आपको। 5 mm पर आवर वैल्यू देखिए 5 घंटे में कितना हो जाएगा? 25। तो कितना लॉस हो गया टोटल? 25 बचा कितना? 25 ही तो बचा। तो कैसे इफेक्ट हो सकता है? नहीं तो है आपके पास p इफेक्टिव या फिर एक्सेस रेनफॉल की वैल्यू। ये पॉइंट है। तो कल तो क्लास नहीं होगी तुम्हारी तरह? नहीं है इसी तरह है। मतलब इसकी क्लास नहीं होगी शायद होगी ना? हां क्या कंप्लीट कंप्लीट हो पाएगा? कंप्लीट हो पाएगा बड़ा टॉपिक है। अभी तो बहुत सारी चीज इसके अंदर तो शुरू हुआ है। ये लगभग 7-8 घंटे का हो जाएगा। 7 घंटे का हाइड्रोग्राफ का बड़ा टॉपिक है। क्लासेस स्टार्ट होगी। कौन सी क्लास स्टार्ट होगी? सर सैटरडे संडे को 10 बजे से 4 बजे तक देगा। सुबह से शाम तक पूरा। अच्छा नहीं तो देखो ऐसे है, डिनर भी नहीं होगा। रात में डिनर भी सोना भी करना नहीं कर क्या करते हो बताओ? सर रूम मिलते हैं। हाँ मिलते हैं। इधर ये राउंड खाली है बराबर में, ये भी इधर निकलोगे ना सीढ़ियां जो है, सीढ़ियों के सामने बिल्कुल। सर ये वाला सर कोई ने इसको चेयर में है। हाँ चेयर पसंद आ गई सर। चेयर से स्क्रीन से है और मूवी यही दिखता है। हां बाहर निकलना सीढ़ियों के सामने ही तो कोई खाली है। उसको देखा है। देखा है? तो इसमें जो बचेगा थोड़ा बहुत
तो मतलब बचेगा भी, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखो ये वाला लेंथी टॉपिक है। सो जैसे बीच में ऐसा तो होगा नहीं, डेली क्लासेस चाहिए, जिससे भी टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग सॉर्ट कर देंगे इसका, कोई होगा है ना। क्योंकि अब ऐसे तो है फायदा नहीं कुछ कि भाई जल्दी जल्दी करके बता दो सब्जेक्ट, ऐसे बेनिफिट नहीं है ना। जब पढ़ रहे हो तो सही तरह से कर दो एटलीस्ट। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोग्राफ का, शुरू हो रहा है। टाइम लेता है 5 घंटे का टाइम लगता है इस टॉपिक का। सो ये क्लास आज हो जाएगी, मंडे में क्लास होगी। मंडे मंडे सिर्फ एक ही क्लास है ना, आरसीसी की कोई क्लास नहीं है मंडे में, सो मंडे में करेंगे ना। मंडे में टाइम अनाउंस कर दूंगा मैं खुद से, आई गेस की मॉर्निंग में हो जाएगी 9 बजे के आसपास से, लगभग 12 साढ़े 12 तक की क्लास। सोम की क्लास है तो हमारा सुबह होगा मॉर्निंग से मॉर्निंग होगा लाइक 3 घंटे की टाइम इनको तो नहीं पड़ेगा ये कितने बजे होती है सोम? 10 बजे। चलो तो मैं बात कर दूंगा एक बार ना, जैसा भी होगा वो उसके हिसाब से 10 से 7 10 से 7 वो मंडे को तो नहीं, तो मंडे को तो खाली 2 सब्जेक्ट है, तो वो कौन सा ओपन जनरल फ्लो है वो 10 से 12 होगा, और आरसी नहीं मैं तो 1 बजे से कर सकता हूँ सर, 1 बजे से कर सकता हूँ। यस सर 1 बजे फोन करिए ना। हाँ भी अभी पहले पढ़ लो उसके बाद डिस्कस करेंगे। नहीं मंडे को नहीं, तो अगले हफ्ते हाइड्रोग्राफ एनालिसिस देखो, आईडी देखो, मैं चाहे यहाँ पे डी लिख लीजिए। इसके बराबर देखो डी क्या होता है, डी होता है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सिस रेनफॉल। यहाँ पे डी लिख लो, डी क्या था, ड्यूरेशन ऑफ द एक्सिस रेनफॉल। को जैसा भी होगा मैं डिस्कस करके बता दूंगा अपने क्लास में। डी है ड्यूरेशन ऑफ द एक्सिस, डी इज द ड्यूरेशन ऑफ द एक्सिस। तो चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। अब यही टॉपिक है मेरी इसके जो भी है, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। हाइड्रोग्राफ एनालिसिस, हाइड्रोग्राफ एनालिसिस। देखो जरा इसका पॉइंट, इट इज ए प्लॉट ऑफ द डिस्चार्ज, इट इज ए प्लॉट ऑफ द डिस्चार्ज it is a plot of the discharge, it is a plot of the discharge flowing in a stream, it is a plot of the discharge flowing in a stream against, it is a plot of the discharge flowing in a stream against, flowing in a stream against the time, flowing in a stream against the time, flowing in a stream against the time। आगे को पॉइंट नोट कर लीजिए। हाइड्रोग्राफ इज ए रिएक्शन ऑफ, हाइड्रोग्राफ इज ए रिएक्शन ऑफ given catchment, hydrograph is a reaction of given catchment, of given catchment to a rainfall input, to a rainfall input, to a rainfall input, to a rainfall input in the form of runoff, to a rainfall input in the form of runoff, in the form of, in the form of, in the form of the runoff। अब ये मेन टॉपिक शुरू हुआ है आपका, जस्ट जो जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब जैसे अगर कन्वेंशन में क्वेश्चन बनता है तो ऐसे बनेगा, इसी टॉपिक से कैसे बनने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, अभी पूरा पूरा एक साथ टॉपिक डिस्कस होगा, बस 1 घंटे का कॉन्सेप्ट है। 1 घंटे के कॉन्सेप्ट में तुम्हें सारी की सारी क्लियर किया जाएगी, इसके बारे में किस तरह की चीजें चल रही है, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, किस तरह से कंडीशन देंगे, सब पता लग जाएगा आपके अंदर। ठीक है, सो हाइड्रोग्राफ है बेसिकली, जैसे कि हाइड्रोग्राफ सबसे बात एक कर रहे हैं किसके बीच में, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में। जैसे सपोज करो कोई रिवर थी, रिवर पे हमने कहीं पर भी, रिवर है, रिवर पे हमने कहीं पर एक सेक्शन कंसीडर कर लिया, कोई भी पॉइंट उठा लिया रिवर का, जैसे रिवर की लेंथ है ना बहुत बड़ी, उस रिवर पे जाके हम उसके किनारे पे जाकर खड़े हो गए किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पे, उसको देख रहे हो सेक्शन को, उस सेक्शन पे बारिश हुई, मान लीजिए बारिश हुई, बारिश की वजह से रिवर में क्या आएगा, रन ऑफ आएगा, बारिश की वजह से रिवर में रन ऑफ आएगा। जब बारिश की वजह से रिवर में रन ऑफ आएगा तो उस रन ऑफ की वजह से रिवर पे वो जो सेक्शन था जहां पर आप खड़े हुए हैं वहां पर डिस्चार्ज की वैल्यूज वेरी करेंगी। डिस्चार्ज क्या होता है, पहले बताया वो पॉइंट है, क्या होता है डिस्चार्ज, हां फ्लो ऑफ विड्थ, वेट, हाँ डिस्चार्ज
डिस्चार्ज तो बताया था, बताओ क्या मतलब है डिस्चार्ज का? रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो, रेट रेट ऑफ फ्लो, हाँ रेट ऑफ फ्लो ही तो होता है। रेट ऑफ फ्लो मतलब कैसे लिखते हैं इसको? वैसे वॉल्यूम पर यूनिट टाइम से लिखा जाता है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इसको बोलते हैं डिस्चार्ज। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितनी पानी की वॉल्यूम फ्लो कर रही है किसी भी सेक्शन से, किसी भी सेक्शन से। जैसे कि सपोज ऐसे ये रिवर है, ये लेंथ दिखा रखी है रिवर की, यहाँ पर एक सेक्शन हमने कंसीडर कर दिया इस तरह से, कहीं पर भी मान लो x एंड इस सेक्शन पे से पानी कर रहा है फ्लो। इस सेक्शन पे हम खड़े हो गए आकर और यहाँ पर 1 घंटे तक ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। सपोज 1 घंटे तक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं इस सेक्शन पे। हमने क्या नोटिस करा, इस सेक्शन से 1 घंटे में पानी का लगभग मान लीजिए 50 किलोमीटर क्यूब वॉल्यूम क्या कर रही फ्लो कर रही। कितनी वॉल्यूम पास करी कितने टाइम में? 1 घंटे में। अब तुम्हें बताना है कि डिस्चार्ज कितना था। कैसे बताओगे डिस्चार्ज? वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो डिस्चार्ज को मैं क्यू से रिप्रेजेंट करता हूं, ये डिस्चार्ज है। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कैसे लिखेंगे डिस्चार्ज? वॉल्यूम कितनी थी? 50 किलोमीटर और डिवाइड बाय टाइम, कितने टाइम में? 1 घंटे में ना, इन 1 आवर। तो क्या बन जाएगा आपका डिस्चार्ज वैल्यू यहाँ पे? 50 किलोमीटर क्यूब पर आवर, ऐसा ही तो 50 किलोमीटर क्यूब पर आवर, ये हो गया डिस्चार्ज वैल्यू 50 किलोमीटर क्यूब पर आवर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द डिस्चार्ज। ये डिस्चार्ज की वैल्यू है। बताओ रिवर पे डिस्चार्ज वेरी करता रहेगा कंटीन्यूअसली। शुरू के 1 घंटे में कुछ अलग रहेगा, आगे देखोगे नेक्स्ट घंटे में अलग हो जाएगा, उससे नेक्स्ट घंटे में अलग हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा। हर घंटे में वेरी करेगा डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या करेगा? हर घंटे में वेरी करेगा। क्यों वेरी करेगा? देखते हैं तो देख लेंगे क्यों वेरी करेगा हर घंटे में। यहाँ पर 1 घंटे का लिखा है 50 मिनट क्यों? हर घंटे में वेरी करेगा डिस्चार्ज। अगर 1 घंटे में कितना आ रहा है? पहले घंटे में आया 50, दूसरे में वेरी हो जाएगी, अलग आएगी कुछ, तीसरे में फिर से अलग आएगी, फोर्थ में फिर से अलग आएगी, वेरी करता रहेगा। तो अगर आप सेक्शन पे खड़े हो गए, उस सेक्शन पे खड़े होके हम देख रहे हैं उस सेक्शन को, उस सेक्शन पे जो डिस्चार्ज मिलेगा आपको, रन ऑफ डिस्चार्ज जो मिलेगा वो रन ऑफ का ही तो डिस्चार्ज है। रन ऑफ का ही तो पानी आया वहां पे, वो वेरी होगा हर घंटे में। उस डिस्चार्ज को नोटिस कर रहे हैं। डिस्चार्ज वेरी कर रहे हैं कैसे? डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं टाइम के साथ। पहले घंटे में कितना आया है, दूसरे घंटे में कितना हो गया, अभी टाइम क्या मेजर कर रहे हैं? डिस्चार्ज मेजर कर रहे हैं। डिस्चार्ज मेजर कर लिया उस सेक्शन पे। डिस्चार्ज मेजर करने के बाद उस सेक्शन पे आपने बनाया एक कर्व। डिस्चार्ज मेजर कर लिया, अलग अलग टाइम में कितना कितना था, टाइम आपको पता है, क्या बनाएंगे इसकी हेल्प से? एक कर्व प्लॉट करें एंड दैट कर्व विल बी कॉल्ड एज हाइड्रोग्राफ। अभी जो डिस्चार्ज वेरी करा, ये वेरी करा बिकॉज़ ऑफ द रेन। बारिश हुई, बारिश की वजह से कुछ पानी आया रिवर में, उस पानी की वजह से रिवर में क्या करा? डिस्चार्ज वेरी करा। अदरवाइज डिस्चार्ज वेरी थोड़ी करा। तो आया नहीं आया समझ? तो वो जो बारिश हुई थी ना, उस बारिश की वजह से जो रिस्पांस आया रिवर में, जो आपको इफेक्ट देखने को मिला रिवर में ना, बारिश हुई, बारिश की वजह से रिवर में जो डिस्चार्ज वेरी करा, तो ये बारिश का ही तो इफेक्ट है। वो बारिश का इफेक्ट आप नोटिस कर रहे हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ कर्व। एक कर्व की फॉर्म में, एक कर्व की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो उसको। उस कर्व को क्या बोलते हैं? हाइड्रोग्राफ। इसके बीच में प्लॉट करेंगे बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द टाइम, बिटवीन द डिस्चार्ज एंड द टाइम, इनके बीच में इसको प्लॉट करेंगे। बताओ इधर होगा आपके पास में डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज एंड ये डिस्चार्ज साइड इधर क्या होगा आपके पास? नहीं होगा। ये है बारिश की ड्यूरेशन। ये दिखा रखा है यहाँ पे डी आवर। डी आवर, डी आवर का मतलब क्या है कि डी टाइम तक क्या चलती रही? बारिश चलती रही।
टी कुछ भी हो सकता है, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, कुछ भी हो सकता है टी की वैल्यू। टी इज द ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल। कितने टाइम तक क्या चली बारिश चली वो दिखा रखा है। जितने टाइम तक बारिश चली उसको हमने यहाँ पे इंसर्ट किया है। एंड टी क्या है आपके पास में, टी इफेक्टिव है। यही तो कन्वर्ट हुआ रन ऑफ में, बताओ। यही तो वो बारिश है जो कि किसमें कन्वर्ट हुई है, रन ऑफ में। अभी तो लिखा था आपने टी इफेक्टिव के बारे में, टी माइनस लॉस इज इक्वल टू टी इफेक्टिव। टी इफेक्टिव मतलब वो बारिश जो कि किसमें कन्वर्ट हो गई है, रन ऑफ में कन्वर्ट हो गई। बताओ आया नहीं आया। अब होता किस तरह से एक्सप्रेशन, जैसे ऐसे ऐसे चलो। अब ये बनाया कैसे, ऑब्जर्वेशन लिया आपने, सेक्शन पे खड़े हो जाके खड़े हो गए, वहां पर डिस्चार्ज मेजर कर रहे हो सेक्शन का अलग अलग टाइम पर। अलग अलग टाइम पर उस सेक्शन का क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्चार्ज मेजर करने के तरीके होते हैं बहुत सारे रिवर में। अब कैसे पता लगेगा कि कितनी वॉल्यूम पास कर रही है, ऐसे देखकर पता लग जाएगा, नहीं देखकर तो नहीं पता लग रहा, तो उसके तरीके होते हैं बहुत सारे। कौन कौन से तरीके वो देखोगे आपका कि आएगा टॉपिक। तो हमने क्या करा, सेक्शन पे ऑब्जर्वेशन ली, अलग अलग टाइम पर डिस्चार्ज मेजर करते गए। इधर टाइम दिखा रखा है, डिस्चार्ज मेजर किया आपने, एक कर्व प्लॉट कर लिया। कर्व की शेप कैसी भी हो सकती है, कर्व ऐसा नहीं कि अगर इस तरह का लिखा है तो जिंदगी भर ऐसी शेप करेगी। कर्व की शेप क्या करेगी, वेरी करती रहेगी। कर्व की शेप क्या करेगी, वेरी करेगी। शेप कैसे भी हो सकती है, शेप डिपेंड करेगी बहुत सारे फैक्टर्स पे। कर्व की जो शेप है वो डिपेंड करेगी ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर्स, बट यहां पर ऐसी शेप दिखा दी जस्ट। ये पॉइंट है। सो क्या होगा यहां पे, अब M A B C A B C ये कुछ आपके पास पॉइंट आ गए, ये कुछ पॉइंट्स आ गए आपके पास। अब समझना जरा इसका किस तरह की चीज है। ये हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ, ठीक है। हाइड्रोग्राफ एक कर्व है, किसके बीच में, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में। इधर क्या दिखा रखा है, ड्यूरेशन दिखा रखी है। इसमें यहाँ पे देखो ना, ये ड्यूरेशन है रेनफॉल की, और ये क्या है आपके पास, इफेक्टिव रेनफॉल, जिस बारिश जो कि बारिश कन्वर्ट हुई किसमें, रन ऑफ में कन्वर्ट हुई, जो बारिश कन्वर्ट हुई है किसमें, रन ऑफ में कन्वर्ट हुई है, वो दिखा रखा है ना। सिंपल हाइड्रोग्राफ एक तरह से क्या है, किसी भी कैचमेंट एरिया का, किसी भी रिवर का रिस्पांसिबल है किसी बारिश के लिए। कोई बारिश हुई थी, उस बारिश के लिए क्या रिएक्शन दिया एरिया ने, रिएक्शन किस फॉर्म में दे रही है, इस डिस्चार्ज के वेरिएशन की फॉर्म में दे रही है। भाई बारिश हुई, बारिश की वजह से डिस्चार्ज वेरी करा, तो वही तो रिएक्शन है उस बारिश का उस रिवर में। रिएक्शन का मतलब क्या होता है, किसी काम को करने पे सामने वाले इंसान ने कैसा आपको रिएक्ट करा। तो वहां पे बारिश करा दिया आपने जाकर, जब बारिश करी तो उस रिवर ने कैसे रिएक्शन दिया आपको, डिस्चार्ज वेरी करा कर रिएक्शन दिया। उस रिवर पे क्या हो चुका, डिस्चार्ज वेरी। बताओ आया नहीं आया समझ। अब ये कौन सा डिस्चार्ज है जो कि रन ऑफ के फॉर्म में कन्वर्ट होकर जा रहा है उस रिवर में। रन ऑफ, वो रन ऑफ वाला डिस्चार्ज तो जा रहा है ना रिवर में, या कोई दूसरा चला जाएगा। भाई जो रन ऑफ वाला डिस्चार्ज है वही तो जा रहा है रिवर के अंदर। रन ऑफ का पानी तो फ्लो करके जा रहा है रिवर के अंदर, बताओ। और वही क्या करेगा एक्चुअली, फ्लड, फ्लड वही तो क्रिएट करेगा रिवर में। फ्लड तो पड़ रखा है बोलते हैं ना, रिवर में फ्लड की कंडीशन डेवलप होगी, उसी की वजह से डेवलप होगी, या कोई और रीजन है डेवलप होने का, वही तो रीजन है ना, बताओ आया समझ। सो ये जो डिस्चार्ज है बेसिकली जो वेरी कर रहा है, ये कौन सा डिस्चार्ज है जो कि रन ऑफ के फॉर्म में गया वहां पे, हां। और वही डिस्चार्ज क्या करेगा आपका, फ्लड क्रिएट कर रहा है रिवर। अब रिवर में कौन कौन सा डिस्चार्ज जा रहा है फ्लो करके, एक्चुअली एक तो जा रहा है डायरेक्ट रन ऑफ वाला, और दूसरा बेस फ्लो वाला। अभी लिखा तो 2 मिनट पहले कि डायरेक्ट रन ऑफ, डायरेक्ट रन ऑफ जो कि बहुत जल्दी फ्लो करके जाएगा, और दूसरा कौन सा था, बेस फ्लो था, बेस फ्लो। बताओ अब इसमें समझना आराम से जैसे कैसे हो रही चीज। ये वाला जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट है आपका बेस फ्लो। ये कंपोनेंट कौन सा है, बेस फ्लो। तो डिस्चार्ज ही तो है टोटल रिवर में। इस रिवर में डिस्चार्ज आ रहा है कौन सा, रन ऑफ वाला। रिवर में डिस्चार्ज कौन सा है, रन ऑफ वाला। रन ऑफ वाला डिस्चार्ज आता है या तो सरफेस के ऊपर से या फिर सरफेस के नीचे से, या फिर बहुत जल्दी या फिर टाइम लगाता है आने से। अगर बहुत जल्दी आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ। अगर टाइम लग रहा है तो उसको क्या कहते हैं, बेस फ्लो कहते हैं। तो बेस फ्लो दिखा रहा है, ये क्या है, एक तरह से बेस फ्लो है। वेरी कर रहा है, तो कंटीन्यूअसली वेरी करता जा रहा है। ये क्या कर रहा है,
वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। अब देखो समझ रहे हो क्यों वेरी करेक्ट। और ये जो दिखाया है यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कौन सा पार्ट है? ये है डायरेक्ट रन ऑफ है। ये कौन सा था? डायरेक्ट, ये डायरेक्ट रन ऑफ था। तो ये तो बेस फ्लो हो गया, तो कौन सा हो गया? डायरेक्ट रन ऑफ हो गया। बताओ ये डायरेक्ट रन ऑफ है। आया नहीं आया समझ? अगर हम इन तीनों को ऐड, इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? क्या टोटल रन ऑफ पता लग जाएगा भाई। इतना डिस्चार्ज तो किसकी वजह से आया और इतना किसकी वजह से? डायरेक्ट रन ऑफ। तो दोनों को ऐड कर दो, क्या पता लगेगा? टोटल रन ऑफ पता लग जाएगा ना। टोटल रन ऑफ ऐसा ही तो होगा। अब वो हाइड्रोग्राफ, अब देखो जरा, ये जो है यहाँ पे इस पे अलग-अलग पॉइंट दिखा दीजिए आप। ये सब अलग-अलग पॉइंट्स हैं, ये सब पॉइंट्स हैं अलग-अलग यहाँ पे। अभी कर्व कैसे, कर्व बनाने के लिए पॉइंट चाहिए होता है ना, या कर्व अपने आप बन जाता है? कर्व बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पॉइंट चाहिए होता है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके पास, ये सब पॉइंट्स ही तो है। इन सब पॉइंट्स को जब आपने ज्वाइन करा तो हमें क्या मिल जाएगा? एक कर्व मिल जाएगा। तो ऐसे सारे पॉइंट्स हैं ना आपके पास, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करा, ज्वाइन करके क्या मिलेगा हमें? कर्व मिलेगा। इन सब, अब कर्व बना लिया आपने, इस कर्व में ये सबसे मैक्सिमम ऑर्डिनेट है, कर्व का यही है मैक्सिमम ऑर्डिनेट, ये वाला जो है। और ये किसके बराबर है? इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो, बताओ आया नहीं आया समझ में? अब सपोज मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट है, ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट तो कौन सा था? बेस। ये सॉरी, ये वाला जो पार्ट है ये तो बेस फ्लो था, और ये ऊपर वाला पार्ट डायरेक्ट रन ऑफ है। ये है डायरेक्ट रन ऑफ आपके पास। अब सपोज यहाँ पे इस जगह पर, यहाँ पे क्या होगा? डायरेक्ट रन ऑफ। ये डायरेक्ट रन ऑफ है यहाँ पे, इतना ही तो डायरेक्ट रन ऑफ यहाँ पर। यहाँ पर ये डायरेक्ट रन ऑफ है, बताओ। यहाँ पर डायरेक्ट रन ऑफ ये हो चुका है ना, यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ ये है, हाँ, और यहाँ पे डायरेक्ट रन ऑफ ये है। बताओ आ रहा है समझ में? हर पॉइंट पे डीआरएस क्या होगा? डायरेक्ट रन ऑफ, सॉरी अलग अलग होगा या नहीं होगा? देखो कैसे होगा। इनिशियली मान लीजिए रिवर में डिस्चार्ज चल रहा है, रिवर में फ्लो, हमें पता है पेरिनियल रिवर कौन सी होती है? पेरिनियल रिवर्स जिनमें कंटीन्यूअसली क्या रहेगा आपके पास? पानी रहेगा। पानी कहाँ से आ रहा होता है? उसमें पानी आता है उनके अंदर बेस फ्लो से। रिवर में स्ट्रीम्स में जा रहा है पानी, रिवर स्ट्रीम्स में जा रहा है, रिवर स्ट्रीम्स मान लीजिए पेरिनियल रिवर होते हैं जिनमें क्या रहेगा? 12 महीने आपको क्या मिलेगा? पानी, पानी मिलेगा आपको देखने को। उनमें हमेशा पानी कहाँ से आता रहता है? कहाँ से आ रहा है उनमें हमेशा पानी? वो बेस फ्लो चल रहा होता है। बेस फ्लो वो पार्ट है रन ऑफ का जो कि कहाँ पे गया होगा? पहले रिवर जो ग्राउंड से नीचे गया, फिर किसकी तरफ जा रहा है? वाटर बॉडी की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए उनमें हमेशा पानी रहता है, उन रिवर्स में इसीलिए क्या रहता है? हमेशा पानी रहता है हमेशा। तो इनिशियली क्या था? मान लीजिए जब बारिश नहीं हुई, इनिशियली जब बारिश नहीं हुई, लेकिन फिर भी वहां पे कौन आ रहा होगा? बेस फ्लो तो आ रहा होगा। बारिश नहीं हुई अभी, लेकिन बेस फ्लो तो आया होगा, जो धीरे-धीरे आ रहा था उधर की तरफ। तो पहले तो, अब बारिश अब नहीं हो रही है लेकिन पहले तो हुई थी। अब जो बारिश हुई थी उसका जो बेस फ्लो वाला कंपोनेंट था वो क्या एकदम पहुंच जाएगा क्या स्ट्रीम्स में? नहीं पहुंचेगा, उसको क्या लगेगा? टाइम लगेगा। तो लेकिन वो आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है, धीरे-धीरे आ रहा है बेस फ्लो वाला कंपोनेंट। आया समझ में? तो हुआ क्या है यहाँ पे? इनिशियली उस रिवर के अंदर क्या था? कुछ ना कुछ स्टोरेज थी, कुछ ना कुछ तो पानी रहा होगा ना रिवर में फिर भी। अब वो जो रिवर में पानी था वो किसकी वजह से आ रहा था? पानी रिवर में बेस फ्लो की वजह से आ रहा था। सो इनिशियली रिवर में यहाँ पे देखो ये कुछ पानी दिखा रखा है आपको, अभी बारिश नहीं हुई है, यहाँ पर इनिशियली कुछ पानी होगा रिवर में, फिर भी क्यों होगा पानी? बेस फ्लो की वजह से कुछ पानी है। अब लेकिन बारिश नहीं हुई अभी, धीरे-धीरे पानी का लेवल क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। डाउन हो रहा है, होगा नहीं होगा? लेकिन अब क्या हो गई? बारिश हो गई। अब बारिश हुई, अब जब बारिश हुई अब क्या होगा? पानी का लेवल रिवर में बढ़ना शुरू होगा। क्या बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बताओ। तो देखो बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ता जा रहा है पानी का लेवल, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कहाँ पहुंच गया? एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच चुका है बारिश का। ये पानी का लेवल कहाँ पहुंच गया? रिवर में। लेकिन बारिश रुक गई। बारिश क्या हुआ? रुक गई बारिश। जब बारिश रुकी, बारिश के रुकने के बाद क्या रिवर में इतना पानी आना बंद हो जाएगा? नहीं, पानी तो अभी भी आता रहेगा, बारिश की वजह से पानी अभी भी आता रहेगा, लेकिन अब पानी आने का जो रेट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताओ आया नहीं आया? तो इनिशियली क्या था? इनिशियली कंडीशन ऐसी थी कि इनिशियली रिवर में क्या था? बेस फ्लो था। बेस फ्लो की वजह से उसके अंदर हमेशा पानी बना हुआ था, इनिशियल लेवल था। लेकिन जब बारिश नहीं हुई तो पानी का लेवल कहाँ आ रहा था? डाउन। लेकिन अब बारिश हुई, इस पॉइंट पे आके क्या हुई? बारिश, जैसे ही बारिश होनी शुरू हो गई, लेवल क्या करेगा? बढ़ेगा। लेवल बढ़ेगा, कहाँ पे पहुंचेगा? मैक्सिमम पे पहुंचेगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा। अब क्या होगा? फिर से
बारिश रुक गई, पानी का लेवल फिर से कहां शुरू होगा, डाउन होना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी पानी रहेगा ना उसमें कुछ ना कुछ। कौन से वाला कंपोनेंट, बेस वाला, बेस फ्लो वाला कंपोनेंट तो रहेगा ना। देखो बेस फ्लो वाला कंपोनेंट अभी है, और ये फिर से कहां जाएगा, डाउन में। अगर फिर से बारिश करा तो फिर से क्या होगा, ये फिर से ऊपर पहुंच जाएगा। ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। बताओ आया नहीं आया समझ में चीजें, बोलो क्लियर है किस तरह से वेरिएशन हो रहा है। तो आया समझ में क्यों कम हुआ, फिर क्यों बढ़ने लगा, फिर कम हो रहा है। अब ऐसा तो नहीं कि जब तक बारिश होती है तभी तक पानी आता रहता है, बारिश तो पानी तो आता ही रहेगा। रन ऑफ का जो पानी है वो तो बारिश के बाद भी आता रहेगा रिवर में। बोलो ये आया नहीं आया समझ में। इसमें ये वाला कंपोनेंट कौन सा था, और ये कंपोनेंट कौन सा था, डायरेक्ट। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, टोटल रन मिल जाएगा, टोटल रन ऑफ। तो यहाँ पे अब ये तो समझ में आ रहा होगा कि हर पॉइंट पर ये डायरेक्ट रन ऑफ अलग अलग क्यों दिखा रखा है। आया नहीं आया समझ में, क्योंकि वैल्यू वेरी करनी है ना कंटीन्यूअसली। इनिशियली बारिश जब शुरू हुई जस्ट तब तो बहुत, अब ये कॉन्सेप्ट तो पता है तुम्हें, जब इनिशियली बारिश को पॉइंट देखो ना, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन वाला पॉइंट याद करके, इनिशियली तो पास वाला जो होगा उसी का पानी तो जा रहा होगा रिवर में, फिर धीरे धीरे क्या करना शुरू होगा, पढ़ना शुरू होगा डिस्चार्ज, और ज्यादा फिर पढ़ना शुरू होगा, फिर क्या करेगा, और ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जिस समय पूरा का पूरा एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा होगा उस समय क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और फिर से क्या करना शुरू करेगा, जब बारिश ही रुक गई तो फिर से क्या करेगा, डिस्चार्ज डाउन होना शुरू हो जाएगा। नहीं बताया कौन सा पॉइंट। सो ये सब चीजें थी आपके अंदर। इसमें आपने डायरेक्ट रन ऑफ भी दिखा रखा है एंड बेस फ्लो भी दिखा रखा है, डायरेक्ट रन ऑफ भी दिखा रखा है, बेस फ्लो भी दिखा रखा है। सपोज करो मुझे बेस फ्लो दे रखा है क्वेश्चन में, अब देखना समझना बस यही से आप इस एक छोटे से कॉन्सेप्ट से इसके सारे के सारे फॉर्मूले को ड्राइव कर लोगे। मुझे बेस फ्लो दे रखा है, ये यहाँ पे टाइम मेंशन कर दो, कुछ टाइम मेंशन कर दो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से टाइम शो कर दीजिए। 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी सपोज करो। अच्छा पहली बात तो ये हाइड्रोग्राफ बना दिया ना आपने, इस हाइड्रोग्राफ के अंदर हमने डायरेक्ट रन ऑफ भी दिखा रखा है, बेस फ्लो भी दिखा रखा है। इस तरह के हाइड्रोग्राफ को जिसमें डायरेक्ट रन ऑफ एंड बेस फ्लो दोनों दिखाए गए हैं, इसको कहते हैं फ्लड हाइड्रोग्राफ। इसका क्या नाम है, फ्लड हाइड्रोग्राफ। इसका नाम क्या है, फ्लड हाइड्रोग्राफ है। इस टाइप के हाइड्रोग्राफ को कर्व को जिसमें आपने बेस फ्लो भी रिप्रेजेंट करा है एंड डायरेक्ट रन ऑफ भी रिप्रेजेंट करा है, इसको क्या कहते हैं, फ्लड हाइड्रोग्राफ, या फिर सिंपली हाइड्रोग्राफ कह देते हो। तो फ्लड हाइड्रोग्राफ बोला फिर क्या कहोगे, सिंपली हाइड्रोग्राफ कह दोगे। बताओ आया नहीं आया। तो ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ये कौन सा हाइड्रोग्राफ है, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है, इट इज ए फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब क्या होगा फिर, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ आपके पास, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ आपके पास, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब क्या होगा नेक्स्ट, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है। मुझे फ्लड हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट पता करना है अलग अलग टाइम पे। ऑर्डिनेट मतलब ये सब वैल्यूज, ऑर्डिनेट का मतलब क्या है आपके पास, ये ऑर्डिनेट कितना है, ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू कितनी है, सब वैल्यूज मैं पता करना चाहता हूं। फ्लड हाइड्रोग्राफ, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है क्योंकि दोनों दिखा रखा है आपने यहाँ पे। कैसे पता करोगे, मुझे पता करना है 2 आवर पे फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट कितना है, मतलब ये वैल्यू आपको पता करनी है, ये वैल्यू कैसे पता करोगे, बेस फ्लो को ऐड कर लोगे किससे, इससे, ऐसे तो करोगे। बताओ सपोज मुझे 3 आवर पे पता करना है फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट, बेस फ्लो तो ये था ही, इसमें किसको ऐड कर लोगे, इसको ऐड कर लोगे क्या, बताओ। मुझे पता करना है 4 आवर पे, इस वाले को ऐड करोगे किससे, इससे। 5 आवर पे इस वाले को ऐड कर लोगे किससे, ऐसे तो करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं करेंगे, बताओ आया समझ में। चलो ये करेंगे ऐसे, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ है। अब ये सारी कहानी समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है यहाँ से। ये देखना सब तो आया समझ में। चलो ठीक है, अब आगे देखो। एक तो ये शो कर दिया यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द रेनफॉल डी आवर, एंड एक है आपके पास, ये है आपके पास में बेस टाइम, दिस इज बेस, ये बेस टाइम है। बेस टाइम का मतलब क्या है,
किसी बारिश की वजह से रिवर में जो डिस्चार्ज फ्लो होगा वो ऐसा तो नहीं कि जब तक बारिश चलेगी तभी तक होगा, हाँ नहीं ना, उसके बाद भी फ्लो होता रहेगा। उस बारिश की वजह से रिवर में फ्लो कितने लंबे समय तक, कितने टाइम तक रिवर में फ्लो होता रहा, उस बारिश की वजह से जो कोई बारिश हुई उस बारिश की वजह से रिवर में फ्लो कितने लंबे टाइम तक होता रहा, उस टाइम को क्या बोलते हैं, बेस टाइम बोलते हैं। तो देखो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन एक अलग चीज है। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तो क्या था कि सबसे दूर वाले पार्टिकल को वहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, ये था। लेकिन यहाँ पर ये क्या बता रहा है, बेस टाइम कितने टाइम तक रिवर में फ्लो होता रहा, किसकी वजह से, उस बारिश की वजह से, ये दिखा रहा है बेस टाइम आपको। तो टोटल कितने टाइम तक तो हुआ, बेस टाइम था, सॉरी बेस फ्लो हुआ, फिर बारिश शुरू हो गई और यहाँ पर आकर क्या हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे आके उस बारिश की वजह से यहाँ पे डिस्चार्ज आना बंद हो गया। तो ये क्या है आपके पास में एक तरह से बेस टाइम है। बताओ आया नहीं आया, बेस टाइम है। चलिए ठीक है, अब देखो चलो नेक्स्ट क्या है। तो यहाँ से समझ में आया कि मुझे अगर सपोज करो डायरेक्ट रन ऑफ सॉरी मुझे फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट पता करना है किसी भी टाइम पे, मैं कैसे पता करूंगा, इस बेस फ्लो को ऐड कर लो किससे, डायरेक्ट रन ऑफ से मिल जाएगा ना। अब सपोज मुझे पता करना है, अच्छा ये तो एक चीज हो गई आपके पास। अब नेक्स्ट यहाँ से क्या करो, ये था आपके पास फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ, इस हाइड्रोग्राफ में से मैं ये बेस फ्लो वाला कंपोनेंट हटा रहा हूँ। हाइड्रोग्राफ में से क्या कर रहा हूँ, बेस फ्लो वाला कंपोनेंट हटा रहा हूँ। जस्ट क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ रखूंगा सिर्फ, सॉरी डायरेक्ट रन ऑफ रखूंगा। बेस फ्लो को क्या कर दिया मैंने यहाँ से हटा दिया। देखो क्या होता है, फिर से बनाओ एक ग्राफ। अब यही सब चीज चलनी है यहाँ पर, पूरे टॉपिक। इधर क्या होगा आपके पास, फिर से डिस्चार्ज होगा एंड इधर टाइम होगा ना, इधर डिस्चार्ज है इधर टाइम है। हमने यहाँ से इसको हटा दिया, बेस फ्लो को हटा दिया था। जब बेस फ्लो को हटा दोगे तो शुरू कहाँ से होगा, ये ए पॉइंट से, ए से तो शुरू होगा। अभी बेस फ्लो हटा दिया तो कहाँ से शुरू होगा, ए पॉइंट से, ये शुरू हुआ आपका कर्व। बेस फ्लो हटा के ये यानी कि नीचे वाला पार्ट हटा दो आपने पूरा। बोलो हाँ, आया नहीं आया समझ में। जब ये वाला पार्ट हटा दिया तो क्या बचेगा आपके पास में, ये ऊपर वाला पार्ट जो बचा आपके पास जस्ट, इसको यहाँ पे आपने अलग से शो कर दिया। अब फिर से वही सेम चीज है, ये क्या थी आपकी बारिश की ड्यूरेशन थी, टी इफेक्टिव, टी इफेक्टिव है और कितने टाइम के लिए, टी आवर के लिए। अब ये तो एक करनी है आपके पास में डिस्चार्ज और टाइम के बीच में, इसी को तो हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। बट इस हाइड्रोग्राफ में आपने सिर्फ क्या दिखा रखा है, डायरेक्ट रन ऑफ दिखा रखा है, बेस फ्लो शो नहीं कराया है। यहाँ पर बेस फ्लो शो नहीं किया, ओनली डायरेक्ट रन ऑफ यहाँ पे शो कर रहा है, डायरेक्ट रन ऑफ ओनली। अब इस हाइड्रोग्राफ में आपने क्या शो करा, डायरेक्ट रन ऑफ ओनली। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। तो आज समझिए लोग बोल रहे डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ क्योंकि इसमें आपने सिर्फ किसको शो किया, डायरेक्ट रन ऑफ को। और इसमें क्या था आपके पास में, दोनों थे। ये क्या था आपके पास, फ्लड हाइड्रोग्राफ था, और ये क्या है आपके पास में, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। ये है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। बेस फ्लो हटा दिया यहाँ से। अब देखो जरा, मैंने यहाँ पे फ्लड हाइड्रोग्राफ में से, ये फ्लड हाइड्रोग्राफ था ना, फ्लड हाइड्रोग्राफ में से मैंने डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ कैसे बनाया, बेस फ्लो को हटाकर, ये तो किया ना आपने। इसमें सिंपली क्या कर दिया, बेस फ्लो को माइनस कर दिया। या फिर मैं ये भी तो बोल सकता हूँ अगर मुझे डायरेक्ट रन ऑफ से क्या बनाना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाना है, मुझे डायरेक्ट रन ऑफ से क्या बनाना है, फ्लड हाइड्रोग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे, इसमें बेस फ्लो को ऐड कर लो, जस्ट यही तो बात। इसमें बेस फ्लो को क्या करो, सिंपल ऐड कर। आया समझ में, ये छोटे छोटे पॉइंट है, यहीं से बनेगी क्वेश्चन आपके, ठीक है। चलिए, सो ये बन रहा है आपके पास। अब एक क्या हुआ नेक्स्ट, सो ये आपको डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल रहा है किसकी वजह से, डी इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से। डी इफेक्टिव रेनफॉल की वजह से, कि कितने टाइम में हुई थी, डी आवर में हुई थी, बताइए। अभी डी इफेक्टिव कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। सेंटीमीटर लिखो, इसको भी क्या लिखो, सेंटीमीटर। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसके ऑर्डिनेट आपको सपोज पता है, कैसे पता है, वही उसके जो ऑर्डिनेट थे उनमें से क्या कर दो, माइनस कर दो किसको, बेस फ्लो को। इसके ऑर्डिनेट आ जाएंगे निकल के। अब क्या करो नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखो जरा। इसको अलग से बनाना है, फिर से बनाओ, इसके बीच में डिस्चार्ज एंड इधर क्या होगा आपके पास में टाइम होगा। बारिश हुई कितने टाइम के लिए, डी आवर के लिए, टी आवर के लिए बारिश हुई। अच्छा डी आवर के लिए बारिश हुई है, लेकिन इस बार बारिश हुई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। टी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी कर दी आपने, 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दी। वहां पर फिक्स नहीं की, वहां पर कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है। इस वाले के लिए आपने क्या कर दिया, उसको फिक्स कर दिया, कितना 1 सेंटीमीटर फिक्स कर दिया। बताओ अब इसकी वजह से हाइड्रोग्राफ बना, कैसे, सिंपल ऐसे ऐसे तो होगा। अब ये बताओ यहाँ पे पी इफेक्टिव कुछ भी था, सपोज कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पी इफेक्टिव की, इसकी वजह से ये सब ऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं आपको, कुछ भी ये सब ऑर्डिनेट आ रहे होंगे आपके पास ना, जो भी आ रही होंगी इनकी वैल्यूज। अब मैंने पी इफेक्टिव को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया 1 सेंटीमीटर। तो सपोज करो ये ऑर्डिनेट्स है आपके पास, किसकी वजह से, मान लीजिए इस केस में मान लो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर पी इफेक्टिव, इस 5 सेंटीमीटर पी इफेक्टिव की वजह से आपको ये सब ऑर्डिनेट मिल रहे होंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ। अब मैं पी इफेक्टिव को अगर कितना कर दूं 1 सेंटीमीटर, तो ये ऑर्डिनेट कितने निकल कर आएंगे, इसके ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दो पी इफेक्टिव से, बताओ। भाई सिंपल चीज है कि 50 रुपए में 100 बैलून मिल रहे हैं, तो 1 रुपए में कितना मिलेगा, निकाल सकते हैं क्या, कैसे पता करेंगे, डिवाइड कर दिया आपने इसको 100 को किससे, 50 से, यही तो करा ना। तो यहाँ पर भी तो वही कर रहे हैं। अगर आपको 5 सेंटीमीटर रेनफॉल की वजह से सपोज करूं ये वैल्यू कितनी मिली थी, 10 मिली थी, तो 1 की वजह से कितनी मिलेगी, डिवाइड करा आपने किससे, 10 को किससे डिवाइड कर दिया, 5 से, यही तो करा ना। बताओ आया नहीं आया समझ में। तो कैसे पता करा आपने इसको, इसके ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दिया किससे, जो भी पी इफेक्टिव रहा होगा वहां पर आपको क्या किसके ऑर्डिनेट मिल जाएंगे, इसके ऑर्डिनेट मिल जाएंगे क्या। बताओ आया नहीं आया समझ में, ये आया नहीं आया समझ, ठीक है। तो ये कितना है यहाँ पर इस बार 1 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ए यूनिट हाइड्रोग्राफ, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट हाइड्रोग्राफ कहते हैं। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ नाम में लिखा हुआ है यूनिट, मतलब क्या 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर यूनिट, 1 सेंटीमीटर बारिश की वजह से आपको जो डीआरएच मिल रहा है, डायरेक्ट टर्नो हाइड्रोग्राफ, पहली बात तो ये डायरेक्ट टर्नो हाइड्रोग्राफी तो है, क्या इसमें बेस को दिखा रखा है तुमने, तो ये कौन सा हाइड्रोग्राफ है, लेकिन ये डायरेक्ट टर्नो हाइड्रोग्राफ का एक स्पेशल केस है जिसमें आपने पी इफेक्टिव कितना कर दिया, 1 सेंटीमीटर कर दिया। तो ये क्या है, एक तरह से यूनिट है, दिस इज ए यूनिट हाइड्रोग्राफ, ये यूनिट हाइड्रोग्राफ आया समझ पाए। तो मुझे डायरेक्ट टर्नो हाइड्रोग्राफ दे रखा है सपोज, और मुझे क्या चाहिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए। कैसे कर सकता हूं मैं, पता इसके ऑर्डिनेट को डिवाइड कर दो किससे, पी इफेक्टिव से, किसकी वैल्यू मिल जाएगी क्या। या फिर सपोज करो मुझे यूनिट हाइड्रोग्राफ दे रखा है और मुझे डीआरएच बताना है, कैसे बताएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आया समझ में। सो अगर सपोज करो इन तीनों को एक साथ उठाओ, सपोज आप यहां पर है, ये दे रखा है आपको फ्लड हाइड्रोग्राफ दे रखा है, सपोज फ्लड हाइड्रोग्राफ से हमें कहां पे पहुंचना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ पर आना है। सपोज कैसे पहुंचेंगे, बताओ, पहले तो इसमें से बेस को माइनस कर दो तो कहां पर आ गए आप, यहां पर आ गए। फिर इसमें से क्या करो, तो पी इफेक्टिव से इसके ऑर्डिनेट को डिवाइड कर दो तो आ गए यहां पर। बताओ आया समझ में पॉइंट। या फिर यहां से जाना है कहां पर, वहां पे कैसे पहुंचेंगे, बताओ। पहले किससे डिवाइड कर देंगे, पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले तो यहाँ पर आएंगे ना, तो पहले मल्टीप्लाई करो किससे, पी इफेक्टिव से, और फिर क्या ऐड करो इसमें, बेस ऐड करो। बताओ आया समझ में क्या करना है, ये करना है सिंपल। बोलो ये सब पॉइंट्स रहेंगे आपके पास, अब ये सब यूज होंगे कॉन्सेप्ट्स। अब इसमें बस एक फार्मूला है जो पता होना चाहिए हमें, और कैसे बनेगा फार्मूला, उसके बेस पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पहली बात ये कन्वर्जन का तरीका आ गया कि वहां से यहाँ पर कैसे आना है, यहाँ से वहां पे कैसे जाना है। अब देखो जरा, ये कर्व है किसके बीच में, टाइम वर्सेस डिस्चार्ज के बीच में कर्व है। ये कर्व है टाइम वर्सेस डिस्चार्ज के बीच में। इस कर्व का एरिया निकाल सकते हैं क्या। अब यहाँ पर शेप दिखाई नहीं दे रही है वो सही से, पर शेप में भी कुछ भी हो सकती है, ट्रायंगुलर हो सकती है, स्क्वायर शेप हो सकती है, रेक्टेंगुलर शेप हो सकती है, कुछ भी शेप हो सकती है, ट्रेपेजियम शेप हो सकती है। क्या इसका एरिया निकाल देंगे हम, एरिया आ जाएगा।
अब देखो लेट अस सपोज एग्जांपल उठा लिया तुमने, एग्जांपल सपोज ऐसा कुछ है, इसको मान लो चलो ऐसी शेप मान लो, ये शेप है ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर शेप मान ली, पर होगा किसके बीच में डिस्चार्ज होगा इधर ना, डिस्चार्ज होगा इधर क्या होगा, टाइम होगा मीटर क्यूब पर सेकंड, इधर क्या होगा, हाँ टाइम मान लीजिए सेकंड मान लो, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, क्या एरिया इसका बताओ, ये ट्रायंगल है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट है। सो लेट अस सपोज ये वैल्यू मान लो आप कितनी 10 मान लो इसको, और इसको कितनी मान लो 5 मान लो सपोज, सो कितना आ जाएगा हाफ इनटू 5 इनटू 10 10 होगा। बेस में क्या था टाइम, टाइम था ना इसकी यूनिट कितनी थी सेकंड थी, और ये 10 की यूनिट क्या थी मीटर क्यूब पर सेकंड से सेकंड क्या हो गया 1 सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो रहा है, हाँ सर कैंसिल हो रहा है ना, क्या बचा आपके पास में 525 मीटर क्यूब बच रहे, ये तो बच रहा 25 मीटर क्यूब, ये क्या वैल्यू आ गई, एरिया आ गया क्या इसका, एरिया आ गया ना, ये इसका एरिया आ गया, बोलो बताओ। सो इससे क्या पता लगा, हाँ यूनिट देखो ना, यूनिट बैलेंस कराइए हमने जस्ट, कितना रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ है आपके पास, इतनी वॉल्यूम है एक्चुअली, तो यही तो पॉइंट था कि एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ हमें किसकी वैल्यू बता रहा है, रन ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू निकाल करते हैं, देखो आया समझ में, ये वॉल्यूम की तो यूनिट लिखी है यहाँ पर, वॉल्यूम की यूनिट है ना, बट ये किसकी वॉल्यूम है, रन ऑफ की वॉल्यूम है, लेकिन ये हमें किसने बताया, इसके एरिया ने तो बताया, बताओ आया नहीं आया समझ में पॉइंट। सो एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से क्या बन गया कि एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ क्या बता रहे हैं हमें, वॉल्यूम बता रहे हैं किसकी, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ में किसकी वॉल्यूम बता रहे हैं, किसकी वैल्यू बता रहे हैं, रन ऑफ की वॉल्यूम बता रहे हैं, बोलो आ गया पॉइंट समझ। सपोज मैं एरिया निकाल रहा हूं किसका, डायरेक्ट इसका डीआरएस का, ये जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ है ना, इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया क्या बताएगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट रन ऑफ बताएगा क्या, अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो क्या बता देगा मुझे, वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ, अब पता है तुम्हें डायरेक्ट रन ऑफ होता क्या है, सपोज मैंने इसका एरिया निकाल दिया, इसका एरिया क्या पता लगेगा आपको इसके एरिया से, अब इसका एरिया आपको क्या बताएगा, वॉल्यूम ऑफ द डायरेक्ट रन ऑफ ड्यू टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, यही तो बताएगा। इसका एरिया निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं, अब इसमें इसके एरिया में इसके ऑर्डिनेट आपको पता लगता है, इसके ऑर्डिनेट निकाल दोगे, इसके ऑर्डिनेट पता है, इसके ऑर्डिनेट आ जाएंगे, इसके ऑर्डिनेट पता है, इसके ऑर्डिनेट आ जाएंगे, आया समझ में काम। तो एक कंक्लूजन तो यहां से ये बना कि जो एरिया है ना हाइड्रोग्राफ के अंडर में, वो क्या बता रहा है, वॉल्यूम बता रहा है, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ क्या बता रहा है, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ। अब इसी चीज को पता करने का एक और तरीका है, क्या तरीका है, आपको इफेक्टिव डेप्थ पता है, पी इफेक्टिव, पी इफेक्टिव कितनी सेंटीमीटर बारिश हुई है, इफेक्टिव रेनफॉल कितना है वो पता है तुम्हें, कितनी बारिश हुई है, उस बारिश की डेप्थ को अगर मैं कैचमेंट डिग्री से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या मिलेगा, वॉल्यूम डेप्थ इनटू एरिया क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, और वो कौन सी वॉल्यूम होगी, रन ऑफ की वॉल्यूम होगी, क्योंकि आपने वहां पे पी इफेक्टिव लिख रखा है, पी इफेक्टिव ही तो था रन ऑफ डेप्थ, बताओ आया नहीं आया समझ में पॉइंट, ये क्लियर है पॉइंट, बोलो यस सर। तो दो तरीके आ गए वॉल्यूम निकालने के, पहला तरीका तो क्या इसका एरिया निकाल दो, दूसरा तरीका क्या, पी इफेक्टिव को मल्टीप्लाई कर लो किससे, कैचमेंट एरिया से, वो भी तो तरीका है। अब यही तो क्वेश्चन होंगे आपके पास, बस आपको दे देगा एरिया निकालने के लिए दे देगा, पूछेगा कैचमेंट एरिया बताओ, बताओ इसका कैसे निकलेगा, क्या तरीका रहेगा, सिंपल, एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ, और इज इक्वल टू पी इफेक्टिव इनटू कैचमेंट एरिया, ये तरीका है सिंपल सा, और आया समझ पॉइंट, ये सब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, अब इनको बनाओ जरा सही से ना, उसके बाद इस पे प्रॉपर लिखेंगे इसके बारे में। सो क्या करना है, सबसे पहले तो ये वाला करना है, बनाओ एक बार,
क्या बढ़ाना है बताओ। everything. ठीक है सर नेक्स्ट 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 30 प्लस हो जाएगा शायद 32 पूरा हो जाएगा तो पूरा 26 कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पर गर्मी लगती है ना हो गया हाँ हवाई नहीं आ रही हवाई नहीं समझ नहीं आ रही है। दो चीजें बराबर ये बना लेगा इसके बाद ये वाला बना लेगा फिर ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड था ना एक यूनिट वाला बना लो ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड है बना अब zoom out zoom out करूँ तो वहाँ पे यार वो अरे तुमने बना ली समझ नहीं आएगा अरे नहीं तो वो समझ जाता है जैसे बनाया वैसे डिजाइन ना हो कैसे ऐसे डिजाइन ना हो ये भी प्लस हो सकता है D or 3 बजे D or बराबर है वो तो शाम को 1 से 3 बजे आज मुझे कि आज कितने बजे हो रहा है 12 बजे तो 1.5 घंटे का गैप है तुम्हारा yes. बना दिया चलो बिल्कुल एक ही ये जो पहले वाला था ये कौन सा क्या बोलते हैं इसको फ्लड हाइड्रोग्राफ देख लो इसके बराबर में पहले वाले के बराबर में तो पहले वाला क्या था इसके बराबर में लिखना है कर्व के बराबर में लिख लीजिए फ्लड हाइड्रोग्राफ हां कर्व जो था कर्व के बराबर में लिख दो फ्लड हाइड्रोग्राफ था ना फ्लड हाइड्रोग्राफ था ना ठीक है कर्व के बराबर में लिख दिया फ्लड हाइड्रोग्राफ अब इसमें देखो जरा आगे को पॉइंट करके ये हाइड्रोग्राफ कोरेस्पोंडिंग टू चलिए एक मिनट हां
देखिए ये सब है the hydrograph corresponding to direct runoff, the hydrograph corresponding to direct runoff, the hydrograph corresponding to direct runoff is called direct runoff hydrograph, is called direct runoff is called direct runoff hydrograph, is called direct runoff hydrograph, and the hydrograph corresponding to and the hydrograph corresponding to and the hydrograph corresponding to total runoff and the hydrograph corresponding to total runoff is called, क्या बोलते हैं इसको, is called flood hydrograph, और एक और नाम है इसका flood hydrograph या फिर simply hydrograph, simply hydrograph, एक और नाम है storm hydrograph, storm hydrograph, STORM, storm hydrograph, storm hydrograph, बताओ आया समझ में? तो तीन नाम आ गए, ठीक है, तीन नाम आ गए इसके। अब यहाँ पर ये अलग-अलग चीजें मेंशन कर रखी है ना, ये पोर्शन है इसके अलग-अलग, MA क्या होता है, AB क्या है, BC, CN, इस सब को मेंशन कर लेते हैं कि इस पोर्शन को क्या बोला जाता है, इसी करके बराबर है, ये तो बनाया हमने सारा का सारा, लिखो चल, MA लिखो, MA के सामने लिखो क्या होता है, बेस फ्लो रिसेशन, MA था ना, MA क्या है, बेस फ्लो रिसेशन, ये बेस फ्लो ही तो था आपके पास, इनिशियल जो पानी था इसके अंदर, इनिशियल जो ये इनिशियल स्टोरेज थी इसकी, इनिशियली किसकी वजह से पानी था इसके पास, बेस फ्लो की वजह से ना, तो MA क्या बन गया आपके पास, बेस फ्लो रिसेशन बन गया। अब नेक्स्ट क्या आता है, AB, नेक्स्ट है AB को लिख लो राइजिंग लिंक, राइजिंग लिंक, AB को लिखो राइजिंग लिंक, AB राइजिंग लिंक, LIMP, राइज कर रहा है ना, AB क्या हो जाएगा, राइजिंग लिंक हो जाएगा, हाँ राइजिंग लिंक LIMP। अब BC लिखो, क्रेस्ट सेगमेंट, BC पार्ट हो जाएगा क्रेस्ट सेगमेंट, ठीक है, BC पार्ट हो गया क्या, क्रेस्ट सेगमेंट। CD लिखो, CD, अच्छा सी डी भी लिखना है, ओके इसको CN लिखो, हाँ CN लिखो, CN लिखो, CN क्या हो जाएगा आपके पास में, पॉलीक्लिन, CN हो जाएगा पॉलीक्लिन ना, पॉलीक्लिन। D क्या है यहाँ पे, D ये लिखा है, D लिखा हुआ है, D को D क्या है, रेनफॉल ड्यूरेशन है, रेनफॉल ड्यूरेशन, एंड T इफेक्टिव क्या था, इफेक्टिव रेनफॉल, T इफेक्टिव लिखा है ना, पर ये इफेक्टिव रेनफॉल है। अब इफेक्टिव रेनफॉल लेके चलेंगे सेंटीमीटर में, फिक्स कर दी यूनिट क्या, सेंटीमीटर, डायरेक्ट लिख लो सेंटीमीटर, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूले जो लेकर आएंगे ना इस तरह से लेकर आएंगे जिससे कि आपको इफेक्टिव रेनफॉल किस में पुट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर, तो किसमें होगा तो सेंटीमीटर, तो T इफेक्टिव क्या होगा, सेंटीमीटर से होगा आपके पास। आगे लिखो पॉइंट B एंड C, आगे लिखो पॉइंट B एंड C, पॉइंट B एंड C are called point of inflection, are called point of inflection, are called point of inflection, point of inflection हो गया ना, चलिए ठीक, तो BC आता पहले तो क्रेस्ट कहां पर, मैं अब यहाँ पे लिखा पॉइंट B एंड C, वो था ऐसे, ये था BC पार्ट, यानी कि वो ये पूरा पार्ट था, और इस बार आपने सिर्फ पॉइंट B एंड पॉइंट C लिखे हैं अलग से, ये डिफरेंस है ना, आर कोड पॉइंट ऑफ, वही से आपने BC, हां पॉइंट B एंड C,
आर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग चालू करा, बेस टाइम। ये बेस टाइम बताया था यहाँ पे, बेस टाइम देखो, बेस टाइम देखो, बेस टाइम constitutes base time constitutes the time required to reach base time constitutes the time required to reach base time constitutes the time required to reach the peak runoff required to reach the peak runoff and the time required for recession and the time required for recession and the time required for recession and the time required for recession। देखो जरा, यही तो मतलब हुआ। बेस टाइम अभी डिफाइन करा था आपने, कहां से ये पूरा का पूरा क्या है आपके पास में, बेस टाइम ही तो है। क्या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, बेस टाइम क्या है आपके पास में, टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पीक। पीक तक आने में कितना टाइम लग रहा है, क्या ये टाइम लग रहा है पीक तक आने में, हां, एंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द रिसेशन, यही तो टाइम है रिसेशन वाला जो टाइम है। इसी टाइम के बाद तो रिसेशन शुरू होगा, ये भी तो रिसेशन दिन है आपके पास, सीडी सॉरी सीएन क्या नहीं है। रिसेशन का मतलब है एक तरह से क्या मतलब, रिसेशन रिसेशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज होना ना, तो यहीं से तो रिसेशन शुरू हुआ ना। तो पीक तक आने में इतना टाइम लग गया आपको यहाँ तक का, और इससे आगे रिसेशन शुरू हो गया। तो द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द पीक प्लस रिसेशन, क्या ये टोटल टाइम बन जाएगा जिस समय तक डिस्चार्ज आता रहेगा फ्लो करके। और तो ये आपने डिफाइन करा था ना, ये वाला टाइम था आपके पास। अब इसको देख लो ना, किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हो आप इसको इसमें प्लस इन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या। ये वाला टाइम क्या है आपके पास, पीक आने में, और ये वाला टाइम रिसेशन वाला, यही तो था आपके पास बेस टाइम। चलो देखो आगे ऐसे डिफाइन कर दिया। आगे देखो लैग टाइम, लैग एलएजी, लैग टाइम। इसमें देखो, इट इज अ टाइम टेकन फ्रॉम peak of rainfall from peak of rainfall it is a time taken from peak of rainfall to the peak of hydrograph, to the peak of hydrograph, it is a time taken from peak of rainfall to the peak of hydrograph, to the peak of hydrograph। और दूसरी डेफिनेशन लिखो, और the time taken from the center of mass of rainfall, time taken from center of mass of rainfall, center of mass of rainfall, the time taken from center of mass of rainfall to the peak of hydrograph, to the peak of, so क्या करके दो डेफिनेशन, टाइम टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द rainfall to the peak of the hydrograph। अब समझो जरा बात को क्या मतलब है। इधर रेनफॉल दिखा रखा है, ये था ना रेनफॉल, ये रेनफॉल दिखा रखा है आपको ना, कितने टाइम से रेनफॉल चला, 3 आवर तक रेनफॉल चला ना आपके पास, 3 आवर। तो होता क्या है, अगर ऑब्वियसली बात है, अगर 3 घंटे तक बारिश चली, सबको 4 घंटे बारिश चली, तो क्या बारिश हर घंटे में सेम हुई होगी, नहीं, हर घंटे में क्या होगी, मैक्सिमम अलग अलग होगी ना, अलग अलग होगी, वेरी होगी। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर मैक्सिमम बारिश हो रही होगी, हो रही होगी ना, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर आकर क्या हो रहा होगा, मैक्सिमम बारिश हुई होगी। जिस पर्टिकुलर टाइम पर आकर मैक्सिमम बारिश हुई, उस टाइम से लेके हाइड्रोग्राफ के पीक तक का टाइम, ये क्या है हाइड्रोग्राफ का पीक है ना, इस बीच के जो, इसके बीच का जो टाइम है, ये वाला टाइम, ये क्या है आपके पास, लैग टाइम है। दिस इज व्हाट लैग, ऐसे तो डिफाइन करें, हाइड्रोग्राफ के पीक से लेके कहां तक का टाइम, पीक ऑफ द रेनफॉल, पीक ऑफ द रेनफॉल, ये तो लिखा आपने, बताओ। ये डेफिनेशन है आपके पास में, तो आए नहीं आए समझ। अब पीक हमें नहीं पता कहां पर मिल रहा है,
पीक कहीं पर भी मिल सकता है, हो सकता है शुरू में मिल जाए या फिर एंड में भी कहीं पर भी मिल सकता है पीक। बोलो अगर नहीं पता एग्जैक्टली कहां पे मिल रहा है, इन दैट केस क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, एवरेज मान लेते हो आप कहां पे, सेंटर से मान लो कहां पर मिलेगा पीक। बारिश अगर 4 घंटे हुई है तो मतलब किस पॉइंट पे आ गए, 2 घंटे बाद, तो आया समझ में पॉइंट। सो कहां से कहां तक दिखा सकते हो आप, ये दिखा सकते हैं क्या, ये सेंटर है और ये क्या है पीक। अब देखो पढ़ के दोनों डेफिनेशन निकाल, अब आएगा समझ में। सेंटर ऑफ द मास ऑफ द रेनफॉल, सेंटर ऑफ मास हमें पता है क्या होता है, सेंटर ऑफ मास अभी मैकेनिक्स की पढ़ी ना हमने, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो उसके सेंटर मिड पे होगा, मिड पे होगा सेंटर पे, स्क्वायर के लिए जस्ट तो काम होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेनफॉल। बारिश 4 घंटे तक चली, उसका सेंटर किस पॉइंट पे आके लाई करेगा, मिड पे ना, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बारिश कंसंट्रेटेड है मिड पे उसके। बारिश अगर 4 घंटे तक चली है तो उसका सेंटर कहां पे लाई करेगा, मिड पे उसके। तो ये तो दिखा रखा है यहां पर आपको, यहां से लेके कहां तक था, तो फाइंड आउट कर सकते हैं। बताओ आया नहीं ऐसा, क्लियर है। देखो पढ़ डेफिनेशन, आया समझिए। 3 टाइम हो गए ना आपके पास, एक तो लैग टाइम, एक बेस टाइम एंड एक टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी तो था, तीनों के मतलब आ गए समझ में। बताओ तो 3 अलग टाइम्स थे आपके पास, तीनों इंपॉर्टेंट है। और चलो फिर आगे लिखो नेक्स्ट, नोट कर लीजिए, नोट टाइम नोट कर लिखो, देखो बेस पीरियड इज वेरी हाई, base period is very high as compared to rainfall duration. Base period is very high as compared to rainfall duration. As compared to rainfall duration. Base period is very high as compared to rainfall. बताओ ऐसा है या नहीं है, base period क्या बहुत ज्यादा होगा rainfall duration के कंपैरिजन में, होगा ना, हाँ होगा। चलो आगे लिखो फिर, नोट कर लिखो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द, आगे नोट करके लिखो, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन is also defined as the time taken from the end of the rainfall. Time of concentration is also defined as the time taken from, is also defined as the time taken from, is also defined as the time taken from end of rainfall to the end of rainfall, and yes end, from end of rainfall to the end of rainfall to the point of inflection, to the point of inflection, to the point of inflection of the falling limb. Yes, point of inflection of the falling, time of inflection, so to the point of inflection of the falling limb, of the falling limb, of the falling limb of hydrograph, of the falling limb of hydrograph, of the falling limb of hydrograph. आगे लिखो, for small catchment areas, for small catchment areas, for small catchment areas, time of concentration is assumed. For small catchment areas, time of concentration is assumed to be equal. For small catchment areas, time of concentration is assumed to be equal to, is assumed to be equal to lag time, is assumed to be equal to lag, is assumed to be equal to lag time का मतलब समझो क्या मतलब है, ये पहला पॉइंट समझ में आ रहा है। टाइम ऑफ रेनफॉल ड्यूरेशन तो क्या होता है, कितने टाइम तक आपकी बारिश हुई, ये था बेस टाइम था, कितने टोटल टाइम तक पानी आता है फ्लो करके, ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा या नहीं रहेगा, रेनफॉल ड्यूरेशन से ज्यादा रहेगा क्या बेस टाइम, तो ये इसका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपने डिफाइन करा कि जो हमारे पास में टाइम ऑफ कंसंट्रेशन है उसको डिफाइन करने का एक और तरीका है, कैसे डिफाइन किया जा सकता है, इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ टाइम इंटरवल फ्रॉम एंड ऑफ द रेनफॉल, ये है एंड ऑफ द रेनफॉल, यहाँ पे बारिश क्या हो गई है, बंद हो गई है ना, यहाँ से लेके कहां तक का पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन ऑफ द
फॉलिंग लिंक का पॉइंट ऑफ इंफेक्शन कौन सा था? सी था ना भाई, यहां से लेके कहां तक का टाइम, ये वाला जो टाइम एंड ऑफ द रेनफॉल से लेके पॉइंट ऑफ इंफेक्शन ऑफ द फॉलिंग लिंक। ये फॉलिंग लिंक का पॉइंट ऑफ इंफेक्शन था ना, यही तो था आपके पास फॉलिंग लिंक। तो ये क्या था? राइजिंग लिंक था। सो टाइम ऑफ बेसिकली फॉलिंग लिंक के पॉइंट इंफेक्शन पॉइंट से लेके कहां तक का एंड ऑफ रेनफॉल तक का जो टाइम है, इसको क्या बोलते हैं आप? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन बेस्ड वैल्यू देखिए आपने, एग्जैक्टली सेम नहीं होता, अज्यूम करा है जस्ट आपने स्मॉल कैचमेंट एरियाज अगर हैं, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन किसके बराबर लेकर चल सकते हो? लेग टाइम के बराबर लेके चल सकते हो, लिखा है वो लास्ट में आपने देखो। तो आया नहीं समझ में, एग्जैक्टली नहीं होगा, लेकिन क्या कर लिया आपने? जस्ट अज्यूम कर लिया, क्योंकि बहुत कम डिस्टेंस निकल कर आएगा दोनों में। टाइम ऑफ कंसंट्रेशन तो क्या था? यहां से लेके कहां तक का टाइम, यहां तक का, और लेग टाइम कहां से कहां तक है, यहां से लेके कहां तक, यहां तक है। दोनों क्या हो रहे हैं अप्रोक्सीमेटली सेम। तो आया नहीं है। For small catchment areas, the lag time can be assumed equal to time of concentration. दोनों बराबर लेके चल सकते हैं। एक बार पढ़ के देखो जरा। अभी कैमरे के ऊपर बोल रहा है। कैमरे की लाइट है वो। अभी नहीं भी ऊपर जा रहा रास्ता की लाठी ले सकते नहीं। अभी एवेंजर बोलते हैं सर आप बाद में करते हो क्या? कल करेंगे। सोचा लास्ट करके तो बैठी जैसे बना था मैं। करने तो वो था कि हो जाएगा पर वन करने तो लगा 8 सेकंड तो मुझे नहीं सकता नहीं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पढ़ना। नहीं उसको शिवानी बोल नहीं सकती तुम तुम्हारे तो रूप दे देती है तुम ऐसे कुछ इसको सॉन्ग क्लासेस सॉन्ग क्लासेस बेटा यूपीएससी पढ़ लोगे या एसएससी पढ़ लोगे? ये रीजन उसका ये है यूपीएससी का मंडे से 7 घंटे सर यूकेपीएससी टारगेट कर रही थी बट इसका ऑलमोस्ट खत्म हो गया, इसलिए मैं लास्ट ही पढ़ रही हूँ। मैं यूकेपीएससी की क्लास कर रही हूँ। मैंने 8 बस आपको लास्ट क्लास है। आज ऐसा था ना कि लास्ट होगी तो इसलिए सर कितना घंटे नहीं सर एक ही क्लास पढ़ रही की तो पढ़ रही है यूकेपीएससी की तो पढ़ रही है। तो बस लास्ट इतना अभी जे बनना है जेडी बनना मैं एक बनना एक फिर छोटा मैं हमारे हाथ में जोड़ हम में से एक नहीं कर रहा अभी पास गया मतलब अभी यही की पोस्ट हाँ हम छीन गए हमारा जेडी वाला फिलहाल तो सर चलते हैं मंडे 4 से 7 आ जाएंगे सर कितने 4 PM सर एक मतलब 4 PM से जब तक खत्म हो 1 बजे से क्लास है 1 बजे से आपके उसे क्लास यस सर वो से अच्छा तो आ जाएगी बातें वाले मतलब आना ही आपने उस सेफ के बाद आधे घंटे हाँ। उसके बाद मतलब सीधे ये क्लास हाँ ठीक है यस ये एनएचपीसी है ना आपको आना पड़ेगा। अच्छा मंडे को आपकी जीएस की क्लास होती है हाँ तो जीएस के बाद आप एक दिन मेहनत लगेगी आपकी 9 बजे ठीक है कोई दिक्कत है ठीक है इसमें 5 लाख सब बोल हमारे नहीं आपकी वजह से मंडे को शिवानी क्योंकि 4 10 बजे 7 बजे लगेगी क्या? हाँ अभी तो बचा है, अभी ना करता हूँ मैं। 3:30 क्या बोल सकते हैं? बहुत नींद आ रही है। एक्चुअली टॉपिक है वो खत्म नहीं होता है नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा। ये मान के चलो बहुत सारी चीजें बची हैं इसके अंदर।
दो बार साफ सर मंडे को मंडे को मैं वही 4 बजे से तक स्टार्ट हुई मंडे 4 को बजे तो खत्म हो से जाएगा 4 से 7 बजे बहुत लेट नहीं हो जाएगा हम लोग को यार? 9 बजे भाई तो हम सर लोग इसके लिए कब मैं से बता दूं। ये सर हो गया ऊपर जाते हैं। मंडे को हमको लेट हो जाएगा। अच्छा सो भी बोलते ना मुझे बोले से क्या होता है सर क्या बोला एफर्ट करनी पड़ेगी। तो हम यार तो कर लेंगे, घर वालों को बनाने को कर लेंगे, ट्राई कर लेंगे। एक हमें दिया था तुम लोग फैमिली के साथ ही कर लो रहते हो, कर एक साथ ही लो रहते हो। एक दिन की बात है एक दिन कर लो मैनेज यस नहीं हो पाता है। फिर कभी और कर लेंगे। फैमिली के साथ फिर तो हमें ड्यूटी कब होगी सर मंडे को हां कितने बजे से होगी 4 बजे ना यस 4 से 7 तक वही है 4 से 7 बोल 7:30 हो सकता है नहीं सर मैं ऋषिकेश से आती हूँ ऋषिकेश से रोज बहुत तो नेपाल से आता है। नहीं तो चलो चाय रखा तो क्या करेगा कभी ये पाकिस्तान जाता है। उससे पहले भी उसी मंडे को हमारे भाई 3 क्लास 2 क्लास मंडे को सर्विंग आरसीसी चाय वाला मंडे को आरसीसी का आरसीसी और मंडे तो आरसीसी हाँ आरसीसी में तो एक था तो वो 1 बजे से ना उनकी सुबह क्लास है 10 से हाँ वो वही तो मैंने 1 बजे से हमारी उसी तक तभी 4 बजे और सर वो कितना क्लास पूरा नहीं है। हमारी सुबह का सर ठीक है ऑनलाइन नहीं और नहीं मैंने तू भी तो करेगा। तुम तो करेगा। या फिर अगर अपना हो रहा है तो फिर अपना जब भी लगेगा सोने का बीच में तब कर लेंगे अपना कोई वीकेंड वगैरह नहीं रहेगा सैटरडे वगैरह कर ले सैटरडे संडे जिस भी है सर अभी सैटरडे 10 बजे से 4 बजे दिवाली को एक बार देख लो मैनेज करके अगर पॉसिबल है इस स्केल पे बात है मतलब इस देखिए ना नेक्स्ट सेकंड अपना आगे बताओ दिवाली को कर दिवाली की छुट्टी उससे पहले अक्टूबर पड़ेगा सर। 2 अच्छा हुआ खत्म हो जाता है क्या करना संडे को क्या होता है संडे को कुछ नहीं करा। नहीं सर कराएंगे ना साथ नहीं यार 4 बजे होंगे सर। जो बचा था वो भी खत्म हो जाता है चलो देख लो थोड़ा सा बचा है इसको खत्म कर दो ना यस अब देखो पता है ऑलरेडी ना कुछ ऐसा बताने लायक की उदाहरण है दिखाना है खाली जैसे ही बताओ ये लिखो जरा पॉइंट लिखो इसका एक अलग सा डायग्राम बना देता है ये क्या है ये क्यूबी है क्यूबी मतलब ये कौन सा हाइड्रोग्राफ है पहले बताओ ये डीआरएच क्यूबी मतलब पीक ऑफ द डीआरएच ये पी के तो दिख रहा है इसका पी कोऑर्डिनेट तो है पीक ऑफ द डीआरएच अब इसी के अंदर मैं क्या कर रहा हूं मैं दूसरा हाइड्रोग्राफ बना रहा हूं ये कौन सा हाइड्रोग्राफ बना रहा हूं यूनिट हाइड्रोग्राफ मतलब इसके ऑर्डिनेट्स को डिवाइड कर दोगे ये फैक्टर से ये क्या है यहां पे ये वाले ऑर्डिनेट है आपके पास में पी इफेक्टिव है सॉरी ये है आपके पास स्मॉल क्यूबी है ये किसका पीक है ये यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक है ये किसका पीक है पीक ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ है ये पीक ऑफ द यूनिट हाइड्रोग्राफ है इन द सिमिलर वे अगर QPF किसका पीक होगा पीक ऑफ द थर्ड हाइड्रोग्राफ
QP किसका पीक है? DRH का है। स्मॉल QP यूनिट का QPF किसका पीक है? फ्लड हाइड्रोग्राफ का पीक है। QPF की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। नहीं बेस बेस को लाइन ऐड से। इस करके QP में ऐड करोगे किसको? बेस को ऐड करोगे ना, ऐसे ही तो करेंगे। बताओ आया नहीं आया समझ? ये जस्ट देखो ये तो पता ही ना सारे ना। देखो QPF, ये जो QPF लिखना है, QPF डिफाइन करो क्या मतलब है। पीक डिस्चार्ज होता फ्लड हाइड्रोग्राफ, पीक डिस्चार्ज होता फ्लड हाइड्रोग्राफ, पीक डिस्चार्ज होता फ्लड हाइड्रोग्राफ, पीक डिस्चार्ज होता फ्लड हाइड्रोग्राफ। अब ये लिखो QP, ये वाला लिखो, ये QP क्या है इसको लिखो। पीक डिस्चार्ज होता डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, QP पीक डिस्चार्ज होता डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। अब पूरा लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, क्या लिख सकते थे सिंपल DRH लिख सकते थे, पूरा नहीं लिखना है इसे। तो पीक डिस्चार्ज होता डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ। चलिए अब स्मॉल QP लिखो, स्मॉल QP क्या होगा? पीक डिस्चार्ज होता यूनिट हाइड्रोग्राफ ना, पीक डिस्चार्ज होता यूनिट हाइड्रोग्राफ, पीक डिस्चार्ज होता यूनिट हाइड्रोग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अब लिखो जरा कैपिटल B, कैपिटल B, कैपिटल B बेस फ्लो, ये किसके बराबर है? ये बेस फ्लो है। दिस इज व्हाट बेस, ठीक है ये बेस फ्लो है। अब हमें क्या पता है, फॉर्मूले हैं आपके पास में कुछ, ये पता ही है तुम्हें ऑलरेडी सारे फॉर्मूले ना। रनऑफ किसके बराबर होगा? रनऑफ विल बी इक्वल टू व्हाट? DRH डायरेक्ट रनऑफ प्लस बेस फ्लो, राइट होगा ना, प्लस बेस फ्लो होगा। यहां से हम ऐसे लिख सकते हैं QPF इज इक्वल टू व्हाट? QP प्लस B, बताओ ऐसे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो इससे लिखा यहां पे शो कर रहा है क्या ना, ये कौन सा है? ये तो DRH है ना, और ये वाला कौन सा है? ये वाला यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो आया समझिए, देखो एक छोटा सा पॉइंट बचा चुका है। देखिए देखो नोट करके एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स, देखो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स, देखो एरिया अंडर द ग्राफ गिव्स वॉल्यूम ऑफ रनऑफ, गिव्स वॉल्यूम ऑफ रनऑफ, गिव्स वॉल्यूम ऑफ द, गिव्स वॉल्यूम ऑफ द रनऑफ। इक्वल टू का साइन बनाओ, इक्वल टू का साइन बनाओ, तो इसमें आगे लिखो क्या? कैचमेंट एरिया इनटू P इफेक्टिव, कैचमेंट एरिया इनटू P इफेक्टिव, कैचमेंट एरिया इनटू P is equal to runoff volume, is equal to runoff, equal to runoff। अभी बताओ ये स्टेटमेंट आया नहीं आया समझ में? हाँ आ गया ना हमने स्टेटमेंट, क्लियर? तो एक जस्ट क्या है लास्ट में इसमें लिख लीजिए जस्ट। तो क्या लिखा आपने? कैचमेंट एरिया मीटर स्क्वायर इनटू P इफेक्टिव, इनटू P इफेक्टिव हो जाएगा आपके पास में। अब मैंने बताया था कि जो रेनफॉल रखोगे आप किससे रखोगे? सेंटीमीटर में रखोगे, तो ये सेंटीमीटर है, बट यूनिट क्या होनी चाहिए? बैलेंस्ड। तो बैलेंस कैसे करोगे इसको? डिवाइड बाय 100 कर दिया, देखो आपने इसको P इफेक्टिव को सेंटीमीटर में रखा, लेकिन इसको डिवाइड बाय 100 कर दिया तो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो गई है? अब ये मीटर स्क्वायर होगा, मतलब हो गया बैलेंस। लेकिन यहां पे P इफेक्टिव किससे रखना पड़ेगा? अगर 100 लिख रहे हो फॉर्मूले में, दैट मींस P इफेक्टिव किससे रखोगे? सेंटीमीटर है ना। चलो लिख लो इसको ना,
is equal to runoff is equal to runoff पॉलीमोड C क्या है यहाँ पे कैचमेंट एरिया है तो एक दो फॉर्मूले हैं इसमें से दो चार सिंपल से फॉर्मूले हैं इससे पूरे टॉपिक कवर हो जाएगा बताओ नेक्स्ट लिखो एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ आगे लिखो एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बाय 100 इनटू कैचमेंट एरिया बताओ लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं क्या भाई एरिया अंडर यूनिट हाइड्रोग्राफ क्या बताएगा आपको रन ऑफ वॉल्यूम ये भी तो रन ऑफ वॉल्यूम ही किया आपने यहां पे 1 क्यों रख दिया तो यूनिट हाइड्रोग्राफ लिख रहे हो आप ये इफेक्टिव कितना होता है 1 होता है ना उसके केस में तो 1 को लिखा है यहां पे आपने इनटू कैचमेंट एरिया बताओ आगे समझ पॉइंट तो ये लिखा आपने जस्ट आगे लिखो देख लो जरा आपको निकालना है क्यूपी निकालना है सपोज स्मॉल क्यूपी क्या स्मॉल क्यूपी को हम कैपिटल क्यूपी बाय पी इफेक्टिव लिख सकते हैं हां लिख सकते हैं बताओ भाई बोलो भाई यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो ये क्या बन जाएगी आपकी इसके पास यूनिट क्या बनेगी इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर बनेगी ना बताओ इसकी यूनिट क्या थी क्यूबी की मीटर क्यूब पर डिस्चार्ज है क्या यूनिट होती है मीटर क्यूब पर सेकंड और पी इफेक्टिव किस पे लिख रहे हो सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो इसकी यूनिट क्या बनेगी आपके पास मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर बनेगी आपको पता है स्मॉल क्यूबी का मतलब क्या है ये आया नहीं है सॉरी चलो ठीक है अब वो तो मेंशन कर लिया ना हमने स्मॉल क्यूबी क्या होता है पहले लिखा दिया वहां पर वो लिखो यहाँ पे लिखो स्मॉल क्यूबी लिखो स्मॉल क्यूबी क्या है स्मॉल क्यूबी लिखो क्या है पीक डिस्चार्ज होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ स्मॉल क्यूबी है पीक डिस्चार्ज होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ है पीक डिस्चार्ज होता है यूनिट हाइड्रोग्राफ है ना यूनिट क्या थी इसकी मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर यूनिट थी मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर अब आगे लिख लो जरा कैपिटल क्यूबी क्या हो जाएगा आपके पास में स्मॉल क्यूबी इनटू बताओ पी इफेक्टिव हो गया ठीक है देखिए अब लिखना है QPF QPF कितना होगा बताओ खुद बता दो तो QPF इज इक्वल टू व्हाट हां स्मॉल QP प्लस बेस लो इसको ऐसे भी लिख सकते हो स्मॉल QP इनटू P इफेक्टिव प्लस बेस लो ऐसे लिख ऐसे कर सकते हैं तो ये बन गया ना आपके पास में टॉपिक ठीक है चलो ये सब कुछ फॉर्मूला है आपके पास अब एक नेक्स्ट हेडिंग लिखो यूनिट हाइड्रोग्राफ इसके डेफिनेट के खत्म कर देते हैं हेडिंग लिखो यूनिट हाइड्रोग्राफ देखो इट इज आल्सो ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इट इज आल्सो ए डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ it is also a direct run of hydrograph it is also a direct run of hydrograph resulting from 1 unit depth resulting from 1 unit depth bracket में तो 1 centimeter 1 centimeter of rainfall
for a specified duration d, for a specified duration d, capital D, for a specified duration capital D. बताओ आया समझ में? अच्छा एक को लिखो, हेडिंग करो D आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, D आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, D आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ लिखो इसमें. It means unit depth, it means unit depth of effective rainfall, it means unit depth of effective rainfall, it means unit depth of effective rainfall in D hours, in D hours, in D hours. Rainfall in unit depth of effective rainfall in D. बताओ आया समझ में पॉइंट पर, लास्ट वाला पॉइंट भाई. D आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ आप बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? यूनिट हाइड्रोग्राफ में मतलब 1 सेंटीमीटर रेनफॉल है, कितने टाइम में लेंगे? D आवर में, D आवर यहाँ पे लिखा है, D आवर का मतलब ही क्या था, वो ग्राफ में आप लिख रहे थे वहां पे, D का मतलब ही क्या था वहां पे, ड्यूरेशन था ना. तो D आवर में कितनी बारिश हुई है? 1 सेंटीमीटर जस्ट. अगर मैं P इफेक्टिव लिख रहा हूं 3 सेंटीमीटर D आवर में, तो मतलब 3 सेंटीमीटर बारिश हुई कितने टाइम में? D आवर में. P इफेक्टिव 1 सेंटीमीटर, अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर बारिश की वजह से जो हाइड्रोग्राफ मिल रहा है आपको कितने टाइम में? D आवर बारिश होने पे. बताओ आया नहीं आया? तो ये सब पॉइंट्स है आपके पास. इस पे एक पार्ट खत्म हुआ है. अच्छा जस्ट इस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, हमारे को करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ऊपर से कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स बचते हैं आपके पास में, वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास. तो टाइम का कैसे करना है देखो, मतलब अगर मैनेज हो पाएगा तो. हां लेट हो जाएगा तो एक सेकंड जस्ट बात कर लेता हूं, कुछ के हिसाब से देख लेना आप. क्या चाहिए? मेरे को खत्म हो गया था, मेरे लास्ट में क्या आगे पढ़ना जस्ट चून करना, समझ नहीं आएगा. सब लोग तैयार भी हो गए, चार से बात हमारा कुछ नहीं है. एक्चुअली मतलब इसे कर लो थोड़ा सा ना, या फिर थोड़ी बॉडी देख लेना आप एक दिन बस. सर की ना तो वीडियो क्वालिटी अच्छी होती है ना, उसमें आवाज सही से आती है. अब मैं इसके बारे में कुछ समझ सकता हूं बेटा. हां मैं कुछ बोल पाऊंगा ना. तो ये तो है तो डिस्कस करेंगे.